यारम, ये देखिए क्या हो गया। वो अभी अपने कपड़े निकाल ही रही थी जब इस तरह बैग उठाकर बाहर आ गई। क्या हो गया? यारम भी परेशानी से इसे देखने लगा था। यारम, ये सब मेरे कपड़े तो नहीं है। देखिए, ये पता नहीं किस तरह के कपड़े हैं। ये जीन्स, ये छोटी सी शर्ट, और मैंने तो कभी ऐसे कपड़े पहने भी नहीं। ये मेरे नहीं है। वो हैरान और परेशान एक एक कपड़ा उठाकर इसे दिखा रही थी, जो वाकई ही इसके नहीं थे। यारम भी परेशान होकर खड़ा हो गया था। लगता है तुम्हारा बैग किसी के साथ चेंज हो गया है। रुको, मैं मैनेजर से पूछ कर आता हूँ। वो सारे कपड़े बैग में डालते हुए बोला था। ऐसे कैसे मेरा बैग चेंज हो गया? ये मैनेजर देख नहीं सकता था? रूह मुंह बनाकर बोली थी। रूह मुंह बनाए इतनी क्यूट लग रही थी कि यारम मुस्कुराए बिना न रह सका। बेबी, गुस्सा मत करो। मैं अभी पूछ कर आता हूँ इसे। तब तक तुम ये सारे कपड़े वापस पैक कर दो। जिसके भी हैं इसे वापस भी तो देने पड़ेंगे ना। वो मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकल गया था। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं सर। आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला है वो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपनी मखसूस जबान में जवाब दिया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम आइसलैंडिंग जबान में जवाब देता वापस कमरे में आ गया था। बेबी, कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आया हूँ मैं। यारम कमरे में आते ही बेड पर लेट गया था। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है ना, वो इस होटल को छोड़कर जा चुके हैं, और इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो कि इस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि इसका बैग चेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ पे इन्हीं कपड़ों में गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। यार, मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना। मैं ये अजीब कपड़े नहीं पहन सकती। वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठाकर इसे दिखा रही थी। देखो रूह, जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की जिद की वजह से मेरा सरप्राइज खराब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से पहनने के लायक कपड़े देखो और पहन लो, और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लायक कपड़े खरीद लेंगे, लेकिन वक्ती गुजारा करो। प्लीज सब जल्दी करो। आपने मुझे हिजाब आपने मुझे हिजाब में नहीं आपने मुझे हिजाब भी नहीं लाने दिया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं नीचे यही कपड़े पहन लेती, लेकिन अब बिना अबाया के मैं आप मुझे ये बेफजूल ना काबिल कबूल कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया ना? रूह ने उंगली उठाकर इसकी तरफ शक की नजरों से देखा था। रूह, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को किसी और की तवज्जो बनाए। अगर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनना चाहूँ तो मुझे इस तरह के बहाने करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनने दे रहा हूँ, वरना कब का बाहर रखकर आग लगा चुका होता। अब जल्दी करो, कुछ देख कर पहन लो। यारम खुद ही बैग में से कोई काबिल कबूल कपड़े ढूंढने लगा था, और फिर जीन्स के साथ एक लॉन्ग शर्ट नजर आ ही गई थी, लेकिन अफसोस, स्लीवलेस। ये लो, ये पहन लो। हाय यारम, ये कैसे पहनूं मैं? इन कपड़ों के साथ बाजू का कपड़ा ही नहीं है, मैं नहीं पहन सकती। रूह कपड़े बेड पर फेंक कर वहीं मुंह बनाकर बैठ गई थी, लेकिन यारम की घूरी पर नजरें पड़ते ही खामोश हो गई। क्या चाहती हो तुम? मैं खुद अपने हाथों से पहनाऊं? यारम ने घूर कर कहा था। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। वो मुंह बनाते हुए उठी और वॉशरूम में घुस गई थी। ऐसे मुंह बनाए हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि यारम को इस पर गुस्सा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये हाय मजबूरी। वो चेंज करके बाहर आई थी। कपड़े बिल्कुल इसके नाप के ही थे, लेकिन बाजू पे बिल्कुल भी कपड़ा ना था। वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब भी वो यारम से बहुत ज्यादा शर्माती थी, और भी किसी के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे, सो बहुत शर्मा रही थी। यारम इसकी शर्म हया देकर बहुत महफूज हो रहा था। इसे मजीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए यारम ने अपना जैकेट उतारा और इसे पहनाने लगा। इसने फौरन ही जैकेट पहन ली थी। यारम, बाजू का तो हो गया, लेकिन दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा तो मसला है, लेकिन तुम्हारे पास शाल है ना? यारम ने बताया तो खुश हो गई थी। शुक्र है इसके पास शाल तो थी, वरना ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर वो बाहर कैसे जाती? वैसे ये कपड़े सिर्फ इसी को बेढंगे लग रहे थे। यारम ने इसके लिए ऐसे कपड़े ढूंढने थे जिन्हें वो आसानी से पहन सके। इन कपड़ों में कहीं से भी वो बेलबास नहीं हो रही थी, और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। वो बाहर निकलने को वो बाहर निकले तो बाहर काफी अंधेरा छा चुका था। यारम, ये क्या अंधेरा क्यों है यहाँ पर? तुम्हें बताया तो था ना कि यहाँ पर दो दो हफ्ते सूरज तुलू नहीं होता। नहीं, तुम्हें कहा भी था उठ जाओ, जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब भी मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा, और वैसे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ 3 ही बज रहे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। रूह इसके साथ चलते हुए बोल रही थी, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शाल, टोपी, दास्तान और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही यारम को एक और बात पता चली थी कि इसे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, और वो सर्दी को बहुत ज्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी कि अगर बर्फ गिर रही हो तो सर्दी इतनी ज्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था, और यारम भी इस बात से इत्तेफाक करता था। यारम, हम जा कहाँ रहे हैं? वो इसके साथ चलते हुए बोली थी। होटल की पिछली जानिब। यारम इसका हाथा में अपने साथ चले जा रहा था। फिर एक जगह जहाँ पर होटल के ही कुछ लोग खड़े हुए कुछ कर रहे थे, इनके करीब चला गया।
सब काम हो गया? यारम ने पूछा था। जी सब कुछ हो गया, आप दोनों एंजॉय करें, आदमी कहकर चले गए थे। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी जुबान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी थी। हर मुल्क की अपनी जुबान होती है रूह, हर कोई अपनी जुबान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दुबई वाले अरबी में बात करते हैं, यहाँ के लोगों की भी अपनी एक जुबान है। अब तुम इन सबको छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो इसे खींचकर इस जगह पर लाने लगा जहाँ कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे हुए थे। यारम ने ये ग्रिल का दरवाजा खोला और इसे अंदर लाया था। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। रूह दिल से तारीफ करती हुई मुस्कुराई थी। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं। यारम ने इसका माथा चूमते हुए कहा था। आज तक मैं कहता आया हूँ, आज तुम कहोगी। तुमने खुदा से मुझे मांग लिया, अब मुझे ये बताओ कि तुम भी मेरी हो कि नहीं। रूह, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा था। रूह ने शर्माते हुए गर्दन हिलाई थी। ऐसे नहीं, जुबान से बोलो। हाँ। रूह शर्माते हुए इसके सीने से लगी थी। ओहो, पूरा बोलो बेबी। यारम ने इसे खुद से करीब करते हुए मजीद बाहों में भरा था। मुझे इन गुरु की जुबान में बोलना है। अपना बचपना मुश्किल अपना बचना मुश्किल में अपना बचना मुश्किल देखकर रूह ने बहाना करा था। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है, तो फिर कहो मुझसे। ओके, मुझे यारम की ये जुबान नहीं आती, इसलिए आई एम सो सॉरी। तो चले आगे स्टार्ट करते हैं। यारम ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थामा। ये क्या है? रूह ने तेरा मेरा मुंह बनाकर इस आइलैंडिंग जुबान का इजहार मोहब्बत सुना था। इसका मतलब है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम भी जल्दी से बोलो। मैं क्या बोलूँ? रूह ने शरारती अंदाज में कहा तो यारम से घूर कर रह गया था। अच्छा अच्छा कहती हूँ। ये बड़ी बड़ी आंखों से डराना बंद करें मुझे, रूह ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा था। यारम के डिंपल नुमाया हुए थे। हाँ, क्या था वो? मैं भूल गई। वो एंगो मैंगो। रुख, वो एंगो मैंगो नहीं था। यारम ने सदमे से आइसलैंडिंग का बेरागर खोदे सुना था। हाँ हाँ वही, रूह ने दान दिखाते हुए कहा था, और इसके इजहार करते ही आसमान से बर्फ गिरने लगी थी। यारम ने पूरा इंतजाम किया था कि वो इससे इजहार मोहब्बत करेगी तभी बर्फ गिरना शुरू होगी, इसलिए वो इतनी जल्दी मचा रहा था। इससे पहले इसने हर एक सेकंड के टाइम का हिसाब किया हुआ था। यहाँ के लोगों को पहले ही अंदाजा हो जाता था कि बर्फ कब गिरना शुरू होगी, लेकिन यारम को इस बात का अंदाजा हरगिज ना था कि इसका इजहार मोहब्बत इस तरह से होगा। वो इसे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह का आइसलैंडिंग जुबान सीखने का शौक इसके इजहार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। यारम का इरादा अभी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा था। यारम का कहना था कि वो डिनर करके जाएंगे, लेकिन रूह ने कहा था कि वो डिनर भी रूम में करेंगे, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। आखिर यारम को रूह की ही बात माननी पड़ी थी। वो इसे रूम में चलने का कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया था। इस लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत और हॉट है। हाँ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। रूह अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब पास खड़े लड़कों ने इसकी तरफ देखकर कमेंट पास किए थे। रूह तो इनकी जबान समझी नहीं थी और ना ही इसने लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जो देखा था। वो तो इनके पास से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, जबकि यारम ये सब कुछ सुन चुका था। गुस्से से इसके माथे की रगें तक बाहर उभर आई थी। कोई इसकी बीवी पर इस तरह से कमेंट पास करे, वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो तो किसी दूसरे की माँ बहन की जात पर इस तरह से बात नहीं करने देता था। यहाँ तो इसकी अपनी बीवी के बारे में बात हो रही थी। वो खामोशी से खाना ऑर्डर करके वहां से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा था, जब मुड़कर एक दफा इन दो लड़कों को देखा जो किसी और लड़की को देखकर इसकी इस तरह से कमेंट पास कर रहे थे। इसने कमरे में कदम रखा तो रूह इसका कुर्ता पहनकर जो कि जमीन पर लटक रहा था नमाज अदा कर रही थी। इसने मुस्कुरा कर इसे देखा था। इसके कुर्ते में वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी, बल्कि यारम तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि कितने हक से वो इसकी चीजें इस्तेमाल कर रही है। वो बेड पर बैठकर इसकी नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा था। तभी वेटर खाना लेकर आ गया था। यारम ने दरवाजे से इसके हाथ से खाने वाली ट्रे लेकर अंदर घसीट लिया था। फिर खाना टेबल पर लगाकर इसका इंतजार करने लगा, जो कि अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज करके आती हूँ। वह नमाज से फारिग होकर वॉशरूम जाने लगी। अरे क्यों जा रही हो? इतनी प्यारी तो लग रही हो इनमें, क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ आओ, बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है मैं इनमें गुम हो जाऊंगी, रूह ने मुंह बनाकर कहा था। डोंट वरी, मैं ढूंढ निकालूंगा, यारम ने हंसते हुए कहा था। उसके करीब आकर बैठ गई थी। आप कितने झूठे हैं ना, आप कहते हैं आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, वो आप मुझे नहीं देते, रूह ने रूठे हुए अंदाज में कहा था। अरे मेरी जान, मैं तो इंतजार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगोगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यारम पूरी तरह से इसकी तरफ मुतवज्जो था। जब रूह ने अपना हाथ की शहादत की उंगली इसके डिंपल पर रखी थी। ये मुझे चाहिए। अरे मेरे बेबी, ये तो है ही तुम्हारे, तुम जब चाहे ले लो। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इस गाल पे एक टैटू बनवा लेता हूँ जिस पर लिखा हो रूह यारम की प्रॉपर्टी, ताकि ये तुमसे कोई भी न छीन पाए। इसने मुकम्मल डिंपल की नुमाइश करते हुए अपने लब इसके गाल पर रखे थे। यारम आंखें बंद करे, रूह ने शर्माते हुए कहा था। क्यों? यारम का बस चलता था, वो कभी इसका शर्माया शर्माया रुस्सा रूह अपनी आंखों से ओझल ना होने देता। करे ना प्लीज, रूह जिद्दी से अंदाज में बोली थी। ओके, यारम ने बस इतना ही कहकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। नो चीटिंग, रूह ने फिर से कहा था। आई नेवर चीट रूह, यारम आंखें बंद किए हुए बोला था। रूह ने यकीन करके इसकी आंखें बंद है इसके चेहरे के करीब आई और अपने होठों को बिल्कुल इसके लब्बों के करीब ले गई, मगर हिम्मत न कर पाई इसलिए पीछे हो गई। फिर हौसला पैदा किया और फिर इसके करीब गई।
रहने दो, तुमसे नहीं होगा। यारम आखिर बोल पड़ा था। होगा ना, रू कॉन्फिडेंस से बोली, मगर लड़खड़ा गई। ओके देन, वो इसी के अंदाज में कहता मजीद इसके करीब हुआ था। रूख ने एक बार फिर से अपनी तमाम तर हिम्मत जमा के उसके करीब गई और फिर हिम्मत हार कर उसके गाल पर अपने लब रख दिए। बस हो गया, कहा था ना तुमसे नहीं होगा। यारम जी भर का बदमजा हुआ था। हाँ, मुझसे नहीं होता और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मुझसे बात मत कीजिएगा। रूह अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए उठकर बेड पर गिर उठकर बेड पर गई और सर से पैर तक कमल तान कर लेट गई, जबकि इसका प्यारा सा रूप यारम को अंदर तक शर्मसार कर गया था। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। यारम अभी तक जाग रहा था जब इसके पास लेटी रूह मुकम्मल ख्वाबों की दुनिया में थी। वो आराम से इसके करीब से उठा था और अपने बैग की तरफ आया। एक मुट्ठी में बैग से कोई चीज निकाली, उसे मुट्ठी में दबाकर कमरे से बाहर निकल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता पूरे होटल को देख रहा था, जहां इस वक्त रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की की आंखें तकरीबन बंद थी। वैसे भी यारम इस लड़की की नजरों में आए बगैर वहां से निकलना चाहता था। इसने अपने आप को हुड्डी से कवर किया ताकि कोई इसे पहचान ना सके। यारम इतनी खामोशी से निकला कि अपनी आहट तक इस लड़की को महसूस ना होने दी थी। बाहर अभी तक बर्फबारी हो रही थी। यारम आहिस्ता से चलता स्विमिंग पूल तक आया, जो इसके बर्फ से ढका हुआ था। इतनी सर्दी में यहाँ पर लोग नशे में धुत मौसम एंजॉय कर रहे थे। इस मुल्क में शराब पीना गलत ना समझा जाता था। यहाँ पर हर कोई शराब का आदी था। वो आहिस्ता से इन आदमी के करीब आया और इनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, वहां पे बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। वो आदमी एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर इसकी तरफ स्माइल पास करके बाहर निकल गए थे। यारम कुछ देर इन लड़कों के साथ रहा जो डांस और नशे में मुकम्मल होशो हवास से बेगाना थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में वहां से निकलकर इन लड़कों के पीछे चला गया था। यहाँ पर कोई नहीं है। लगता है इस लड़के ने हमसे झूठ कहा था। इसने हमसे झूठ क्यों बोला, देख लूंगा मैं इसे। चलो चलकर देखते हैं। यहाँ पर तो हमें किसी ने नहीं बुलाया, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वो दोनों वापस जाने के लिए मुड़े, जब देखा यारम सामने गेट पर खड़ा था। रुक की आंख खुली तो अपने आप को यारम के हिसार में पाया। वो मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम जाने लगी। जब बाहर से जरा सा शोर सुनाई दिया था तो खिड़की की तरफ जाने लगी, जहां से आवाज आ रही थी। यारम ने इसे झूठ बोला था कि इस कमरे में खिड़की नहीं है। इस बात को यारम ने खुद ही बाद में बताया था। इसने खिड़की खोली तो बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लेकिन बाहर मेन गेट नजर आ रहा था, जहां पर कुछ लोग यूनिफॉर्म में खड़े थे, जो कि हाथ में टॉर्च लिया आगे पीछे देख रहे थे। होटल की इंतजामिया भी वहीं पर खड़ी थी। इसने सोचा क्यों ना वो यारम को जगाए, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए इसे जगाए बगैर ही वो खिड़की पर खड़े इन लोगों को देखती रही थी। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन वो इन लोगों से कैसे पूछती कि आखिर क्या मसला है, क्योंकि ना तो इसे इंग्लिश ठीक से आती थी और ना ही इस मुल्क की जुबान, इसलिए खामोशी से खड़ी ये सब कुछ देखती रही थी। फिर वहां एक एम्बुलेंस आई और 2 लोगों को गाड़ी में डालकर ले गई। या खुदा, इसका मतलब यहाँ पर कत्ल हुए हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो लोग बीमार हों, जरूरी तो नहीं कि वो लोग मरे हुए हों, लेकिन अगर वो लोग से बीमार होते तो पुलिस यहाँ क्यों आती। यही सब कुछ देखते हुए इसने यारम को जगाना बेहतर समझा था। यारम उठे, देखे बाहर पुलिस आई है। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, एम्बुलेंस भी आई हुई है, कुछ लोगों को लेकर गए हैं यहाँ से। वो इसके करीब आकर इसको जगाने लगी थी, लेकिन शायद यारम के उठने का कोई इरादा न था। वो करवट लेकर दूसरी तरफ मुड़ गया था। यारम उठे ना देखे ना, रुख ने हिम्मत ना हारी, एक बार पीछे से जगाने लगी। जब अचानक यारम ने इसे पकड़कर एक झटके से बेड पर गिराया, उसके ऊपर झुका था। तुम्हें क्या है, वो जो भी करे, दूसरों की फिक्र करती हो, कभी मेरे बारे में सोचा है। इसके इरादे जानकर रुख ने फौरन बेड से उठने की कोशिश की थी, मगर यारम की गिरफ्त इतनी भी हल्की ना थी। वो इसका दुपट्टा एक तरफ फेंकता एक बार फिर इसके चेहरे पर झुका था। यारम, मेरी बात तो सुने। बाहर वहां इससे पहले कि रुक कुछ और कहती, यारम ने इसके लबों पर अपनी उंगली रख दी थी। मेरी बात सुनो, आई लव यू। भूल जाओ सब कुछ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, सिर्फ मुझे सुनो। इसके बालों में मुँह छुपा था। वो धीरे धीरे सरगोशियां कर रहा था। कुछ देर में रूह भूल ही गई कि उसे क्या कहने वाली थी। अगर याद रहा तो बस इतना कि वो इस वक्त यारम की बाहों में है। धीरे धीरे इसके कानों में सरगोशियां करते यारम इसे किसी और ही दुनिया में लेकर गया था, जहाँ सिर्फ रूह और यारम थे, जहाँ किसी दिशे की वजूद की कोई जगह न थी। अपने चेहरे पर, अपने होठों पर, अपनी गर्दन पर यारम के लबों का लम्स महसूस करती वो इस वक्त सिर्फ यारम को ही सोच रही थी। जबकि अपने मकसद में कामयाब होता यारम मुकम्मल तौर पर अपनी रूह में खो चुका था। रूह की आंख खुली तो 10:30 बज रहे थे। यारम कमरे में नहीं था। उठकर फ्रेश हुई और यारम का इंतजार करने लगी। यारम के पास इसका फोन नहीं था, वो अपना फोन लाया ही नहीं था, जबकि वो अपना फोन साथ लेकर आई थी, लेकिन इस फोन पर सिवाय यारम के और कोई कॉल नहीं कर सकता था। ये बात रूह को पता ही नहीं थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी यारम वापस नहीं आया। न जाने कहाँ चले गए, बताकर तो जाते। वो काफी देर कमरे में टहलती रही थी। वेटर इसके लिए नाश्ता लेकर आया था, लेकिन वो इससे भी यारम के बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकी थी, क्योंकि इस बेचारे को उर्दू आती ही नहीं थी और रूह इसकी ज़ुबान समझ आई, ये तकरीबन नामुमकिन था। खुद कमरे से बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसे यारम का वो थप्पड़ आज भी याद थे, जब कुछ भी ना बचा तो टीवी ऑन करके बैठ गई थी। यारम तकरीबन 12 बजे वापस आया था। इस कमरे में आते ही रूह मुंह फेर कर बैठ गई थी। इसके इस तरह से बैठने पर यारम बेसख्ता मुस्कुराते हुए इसके करीब आया था। तो मेरा बेबी नाराज है मुझसे, मेरा बच्चा बात भी नहीं करेगा मुझसे। बस के करीब आया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। मुझे लगा अभी तुम्हारे जागने का कोई चांस नहीं, इसलिए गया था। हाँ तो बता के भी तो जा सकते थे, मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ, चाहे मुझे नहीं बात करनी है आपसे। ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर चले गए। वो अब भी गुस्से से मुंह फेरे हुए थी। बेबी बोला ना, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो दोनों हाथों से अपने कान पकड़ कर बोला था, इट्स ओके। लेकिन आप गए कहाँ थे? इसके कानों को हाथ से हटाते हुए
हटाते हुए इसने पूछा था। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं? रूह आंखें चमकाकर बोली थी। हाँ लाया हूँ पापा, गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, अब आंखें बंद करो, यारम ने इसे प्यार से पुचकारते हुए कहा था। रूह ने फौरन आंखें बंद कर ली थी। जब यारम ने जेब से कुछ निकालने लगा तब रूह ने जरा सी आंखें खोली थी। नो चीटिंग, यारम ने सख्ती से कहा था। ओके सॉरी सॉरी, अब नहीं करती, रूह ने जोर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। जब यारम ने इसके गले से दुपट्टा निकालते हुए कुछ पहनाया था, दुनिया की सबसे खास लड़की के लिए खास तोहफा। आंखें खोलो, रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा था। हाँ अब खोलो। यारम का ऑर्डर मिलते ही रूह ने फौरन आंखें खोली थी और अपने गले में पहना लॉकेट देखने लगी, जिसमें एक नीले रंग का हीरा था। इस हीरे को इस चेन में किस तरह से जोड़ा गया था समझना बहुत मुश्किल था, जबकि हीरे के अंदर एक तहरीर लिखी हुई थी। यारम ये क्या लिखा है इसके अंदर, समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अंदर रूह यारम पढ़ना इतना मुश्किल न था, यानी कि यारम अपनी रूह से बेइंतहा मोहब्बत करता है। यारम ने इसकी आंखों में देखते हुए हीरे पर लिखी तहरीर इसे सुनाई थी। यारम ने तो रूह ने शर्माकर नजरें झुका ली थी। वैसे तुम आई लव यू टू बोल सकती हो, यारम ने शरारत से कहा था। ओफ लड़की कितना शर्माती हो, चलो इधर आओ और बदले में मुझे इसकी कोई गिफ्ट दो, यारम ने खींचकर इसे अपने करीब करते हुए कहा था। मैं क्या दूं? वो इतनी हल्की आवाज में मनमनाई कि यारम बाप मुझको सुन पाया था। वो जो कल देने वाली थी, यारम ने इसके होंठों को उंगली से सहलाते हुए कहा था। मैं तो नहीं दूंगी, रूह शरारत से कहती इसे धक्का देकर दूर हुई थी, जबकि यारम ने एक ही झटके में से पकड़कर वापस अपने करीब कर लिया था। लेकिन तुम तो जानती हो ना मैं लेकर रहूंगा, इसके होंठों पर पूरे धाक से महसब करते हुए वो इसने कहा था। तुमने मुझे पागल कर दिया है, सोचता हूँ तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा क्या होगा। आई लव यू इसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बतों की निशानी छोड़ता एक बार फिर इसके होश ठिकाने लगा रहा था, जब अचानक रूह को सुबह वाला किस्सा याद आ गया था। यारम सुबह होटल में क्या हुआ था? आप तो बाहर गए थे ना, कुछ पता चला? पुलिस क्यों आई थी? रुख पूछने लगी थी। हाँ वो दो लड़के थे, किसी ने इनकी जुबान काटी, उनके जिस्म पर छोटे छोटे जख्मों के निशान थे, जैसे किसी ने ब्लेड से इनके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से काटे हों। वैसे खबर मिली है कि वो रेप करके इस होटल में छुपे हुए थे, पुलिस वैसे भी इनकी तलाश में थी। अच्छा ही हुआ किसने पुलिस की हेल्प कर दी, यारम ने मुस्कुराते हुए बताया था। यारम लेकिन वो पुलिस को गिरफ्तार भी तो करवा सकता था ना, इस तरह से इन पर जुल्म करने की क्या जरूरत थी? ये तो बेहसी की इंतहा है, बेचारे कितनी तकलीफ में होंगे, और किसी ने इनकी जुबान काट दी, जिस्म पर कट लगा दिए। जाने कितने बेहस आदमी है जिसे इन पर तरस भी नहीं आया था, इंसान तो हो ही नहीं सकता, कितना बेरहम था वो। इसने बस बहुत हो गया, क्या बेकार बातें लेकर बैठ गई हो, कब से बकवास किए जा रही हो, कोई और बात नहीं है क्या तुम्हारे पास करने के लिए? वो इतनी जोर से चिल्लाया कि रूह घबरा कर से दूर हुई थी। मैं तो बस वो मन मनाई थी जब यारम ने खींच कर इसे करीब किया था। दूर मत जाया करो मुझसे कभी भी, कभी नहीं। इसकी आंखों में आंखें डालते हुए वो बोला था। इसके हाथ की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रूह को अपने पासों में इसकी उंगलियां दसती हुई महसूस हुई थी। यारम मुझे दर्द हो रहा है, इसने यारम के हाथों पे अपने हाथ रखने की कोशिश की थी। मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? एक अजीब जुनून से वो पूछ रहा था। कहाँ जाऊंगी, आपके बगैर क्या हो गया है आपको, छोड़े मुझे। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली थी। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो मैं जान ले लूंगा। इसके बाजू छोड़कर इसे अपने सीने में बेचते हुए वो बोला था, जबकि रूह हैरान और परेशान इसका ये रूप देख रही थी। यारम बेमकसद गाड़ी सड़कों पर दोहरा रहा था। ये गाड़ी इसने यहाँ आकर ली थी, तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे इसे कमरे से निकले हुए, और पिछले 3 घंटे से वो सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था वो रूह को जरूर कुछ ना कुछ कर देगा, और रूह को किसी की किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो इसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई क्यों नहीं समझता, तुम तो समझने की कोशिश करो रूह, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरा यकीन करो रूह, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम तो इसकी दरिंदे की जिंदगी में आया हुआ फरिश्ता हो। इसे याद था जब यारम ने रूह को गले लगाया था वो किस तरह से इसकी गिरफ्त में मचली थी, इसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, इसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, और यही वो बात यारम को अंदर तक हिलाकर रख गई थी। वो इसकी गिरफ्त को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब यारम ने खुद ही इसे खुद से दूर किया था और कमरे से बाहर निकल गया था। तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो रूह, जब पहली बार तुम आई वो मासूम चेहरा, वो मासूम रूप मुझे अंदर तक हिला गया था रूह। वो जो मुझे पहली नजर में हो गई वो मोहब्बत थी रूह। हाँ मैं तुम्हारे सामने पहली नजर में हार गया था, तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नजर में अपना दीवाना कर गया था। इस दिन मेरे दिल ने फैसला कर लिया था कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी, लेकिन मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी दुनिया का एक शैतान हूँ, एक दरिंदा हूँ जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। मैंने इसी वक्त अपने जज्बात को लगाम देने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम फ्लाइट में डर गई थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ भूल पार कर तुम्हें अपने सीने से लगाकर तुम्हारा सारा डर भुला दूं। कमरे से निकलकर मैंने यही फैसला किया था कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मेरा दिल चाहा था कि मैं तुमसे सख्ती से बात करूं, तुम्हें नरमी से मुखातिब करके मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। रुख बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ सख्ती से बात नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं इस दिन कमरे से बाहर निकल गया था, कभी तुम्हारे सामने वापस ना आने के लिए। लैला ने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। मैंने खुद भी यही चाहता था कि तुम इसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर आया, और तुम्हारी मासूमियत एक एक पल एक एक सेकंड मुझे बेबस करती रही। और फिर इस दिन तुम चली गई फ्लाइट से रूह, चली गई फ्लैट से।
रुख मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। तुम्हारी गलती है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो मोहब्बत करता था, ठीक है, मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है ना। लेकिन नमाज़ों में मुझे माँग-माँग कर खुद से इश्क करने पर मजबूर किया है तुमने। सारी गलती तुम्हारी है, हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे अपने आप से इश्क करने पर मजबूर करने वाली तुम हो। तुम आई थी मेरे पास, मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी रूह को मुझसे दूर मत कीजिएगा। वो कैसे कह सकती है कि मैं बेरहम बेहिस हूँ। अल्लाह जी मुझे सारी दुनिया की नज़रों के सामने गिरा दें, लेकिन रूह की नज़रों में अच्छा बना दें। मेरी रूह मुझसे नफ़रत ना करे, बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो मुझसे दूर हो जाए। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगा और अगर मुझसे दूर हुई तो मैं इसे भी मार डालूँगा। वो सिर्फ मेरी है। सड़क पर गाड़ी दुराते वो जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। वो होटल के रूम में वापस आया तो देखा कमरे में घुप अंधेरा था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। यारम ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन की थी। वो जाग रही थी, लेकिन करवट दूसरी तरफ ली हुई थी। बेड के बीचों बीच तकियों की दीवार थी। इसने एक नजर तकियों की इस दीवार को देखा और फिर आहिस्ता से चलता हुआ इसके करीब आया था। एक एक करके सब तकियों को जमीन पर ऐसे फेंका जैसे वो जीता जागता कोई सब वजूद हो। रूह ये तो जानती थी कि वो तकिए को ज़मीन पर गिराकर अपनी रूह के दरमियान ये दीवार हटा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये काम वो कितने गुस्से से कर रहा है। फिर कुछ देर बाद इसे अपने बाजू पर यारम के होठों का लम्स महसूस हुआ। रूह ने अभी तक यारम का वही कुर्ता पहन कर रखा हुआ था। यारम ने आहिस्ते से इसका कुर्ता बाजू से ऊपर किया था, जहाँ पर नील के निशान थे। बहुत दर्द हो रहा है। वो आहिस्ते से इसके बाजू को हिलाते हुए पूछ रहा था, मैं आपसे नाराज़ हूँ। रूह खासी ऊंची आवाज़ में बोली, जैसे वो बहुत दूर बैठा हुआ है। तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है। इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए यारम इसके मजीद करीब हुआ था। रूह ने इसकी तरफ देखकर जोर जोर से गर्दन हिलाई थी। माफ़ी की कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अंदाज में दुनिया भर की नदामत थी। आप आइंदा मुझ पर इस तरह से गुस्सा नहीं होंगे ना? प्लीज़ मुझ पर चिल्लाया मत करें। मुझे बहुत डर लगता है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। यारम मैं गलत हूँ तो मुझे बता दिया करें। आपके सामने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन प्लीज़ मुझ पर ऐसे गुस्सा मत हुआ करें। अम्मी और आपी भी ऐसे ही चिल्लाती रहती थी मुझ पर। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन आप अगर मुझ पर चिल्लाएँगे तो मैं बेड के बीच में ऐसे ही दीवार बना दूंगी। मासूम से अंदाज में मासूम सी धमकी दे डाली थी। नहीं प्लीज़ ये गजब मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक एक तकिए को टांग मार मार कर नीचे फेंकूंगा। वो शरारत से बोला था। रूह भी खिलखिलाकर हंसती थी। वैसे तुम्हें मनाने का स्पेशल इंतजाम भी किया था मैंने, लेकिन तुम तो ऐसे ही मान गई। स्पेशल इंतजाम किया था आपने, जल्दी बताई मुझे। वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल इसके करीब जुड़कर बैठ गई थी। यारम ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे मजीद अपने करीब किया था। यहाँ नहीं बताऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यारम ने इसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा था। वो शर्माकर पीछे हटी। बाहर बहुत सर्दी है, रूह ने बेबसी से कहा था। रूह तुमने सारा हनीमून यहीं पर निकलवा देना है। तुम तो इस रूम से बाहर ही नहीं निकलती हो। चलो जल्दी यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। यारम ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अच्छा पापा मुझे कपड़े चेंज करने दे। रूह ने अपना हुलिया देखा जो अभी तक यारम के कपड़ों में थी। कोई जरूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इनमें। आप जल्दी चलो, इसे जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा था। अरे पापा शूज तो पहनने दे मुझे। रूह ने यारम को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की जो इसे घसीटते हुए रूम से बाहर लेकर जा रहा था। जल्दी करो, यारम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा था। वो बेहद खुश था क्योंकि इसकी रूह इससे नाराज नहीं थी। रूह ने शूज पहने तो यारम हंसी खुशी रूम से निकला था और रूम लॉक करने लगी थी। अभी वो होटल से बाहर निकले ही थे कि रिसेप्शन ने यारम को मुखातिब करके इसके फ़ोन कॉल के बारे में बताया था। कौन है ये बदतमीज़, यहाँ पर भी मुझे सुकून नहीं रहने देते। यारम रूह का हाथ पकड़ते हुए इसे साथ लिए फ़ोन सुनने लगा था। हाँ क्या हुआ है? इसने सलाम करने या हैरियत पूछने की जहमत ना की थी। शायद इसे अंदाज़ा था कि आगे से कौन बोलने वाला था। देवर तुमने वहाँ किसी को ज़ख्मी कर दिया है। तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? रूह ठीक है ना? हिज़ ने फ़िक्रमंदी से पूछा था। भाभी, इसके इतने सारे सवालों के जवाब में यारम ने बस इतना ही कहा था। हाँ मेरा मतलब है रूह भाभी। हाँ तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ होटल में कोई मसला हुआ है। 2 रेपिस्ट यहाँ पर थे, किसी ने इनकी ज़ुबान काट डाली। ज़रूर किसी की बीवी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता से कहता हिजर को सब कुछ बता गया था, जबकि बार बार रूह का अपने हाथ में हाथ पकड़ा हुआ अपने लबूक की तरफ लेकर जाता था, जिस पर रूह शर्माती आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन भी नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा कर रखे हुए हैं? यारम ने शकी अंदाज में पूछा था। तुम जहाँ जाते हो हमें वहाँ की खबर रखनी पड़ती है और यहाँ पर भी काफ़ी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने इसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा कि शादी को इतना वक्त हो गया है, अब क्यों गए हैं? ये इंस्पेक्टर बात के खाल उतारता है और राशिद ने रोना धोना मचाकर विक्रम दादा को अपने साथ कर दिया है। राशिद ने विक्रम दादा के सामने कहा है कि तुमने इसके भाई का कत्ल कर दिया है। हिजर फिक्रमंदी से बता रहा था। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हिजर, विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। अब तुम फ़ोन रखो, रूह बोर हो रही है। यारम ने इसे शर्माते चेहरे को देखते हुए कहा था। यारम के इस तरह से कहने पर रूह का चेहरा मजीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूह भाभी के साथ खड़े मुझसे बात कर रहे हो? हिजर ने परेशानी से पूछा था। बाद में बात करेंगे। यारम ने बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया था। यारम आपने गाड़ी कब ली? रूह इसके साथ आकर गाड़ी में बैठते हुए पूछने लगी थी। यही तो मसला है जाने मन, आप हमारे साथ बाहर निकले तो आपको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। मोहब्बत से इसका हाथ
चूमते हुए बोला था। हाँ, तो आपको अगर मुझे पहले बता देते कि गाड़ी है तो मुझे सर्दी का डर ना होता और ना ही मैं कमरे में रहती। वो मुँह बनाकर बोली थी। हाँ, तो मेरे बेबी तुमने पूछा ही कब था? वैसे भी तुमने तो वहीं से मुझे कहा था कि खबरदार जो बिस्तर में घुसे, हम सारी जगह घूमने के लिए जाएँगे और यहाँ आकर उल्टा ही हो गया। तुम बिस्तर में घुसी हो और मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे थोड़ी ना पता था कि यहाँ इतनी सर्दी होगी। वो भी हारने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे यार आप हिस्से बाई से क्या बात कर रहे थे फ़ोन पे? रुको, अचानक इसकी फ़ोन कॉल याद आ गई थी। तुम्हारे बोर होने तुम्हारे बोर होने के बारे में। वो शरारती अंदाज में पूछने लगा था। नहीं, आपके दादा के बारे में। आप फ़ोन पर अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे ना, मैंने सुना था। आपने दादा कहा था। रुक जितने सीरियस अंदाज में बोली थी, यारम का कहका इतना ही बुलंद था। ये पहली बार हुआ था जब यारम ने इसके सामने कहका लगाया था। ओ मेरी जान, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तो प्यार करता हूँ तुमसे, लव यू। वह गाड़ी की परवाह किए बगैर रुख पर झुका था। यारम गाड़ी चलाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो अपना हया से धमकता चेहरा छुपाते हुए बोली थी। कुछ नहीं होता यारम, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें पता है ये मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन दिन है। हम हर साल यहाँ पर आएंगे और ऐसे ही रहेंगे। हाँ, हम अपने बच्चों को भी यहाँ पर लेकर आएँगे अगले साल। रूह बिना सोचे समझे बोली थी और जब अपनी बात का मतलब समझ में आया तो रूह को देखे तो यारम को देखे बगैर बाहर देखने लगी थी। अच्छा, तो 1 साल में तुम्हारे कितने बच्चे पैदा करने का इरादा है? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यारम देखकर गाड़ी चलाई और मेरे साथ फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अगर तुम्हारे साथ फ्री हो जाऊँ तो तुम भी बिल्कुल फ्री हो जाती हो, है ना? वो शरारत से आँख दबाते हुए बोला था। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। वो अपना लाल नारी चेहरा लिए मुँह फेर गई थी। वो लोग इस वक़्त की खूबसूरती स की इस खूबसूरत सड़क पर थे, जहाँ पर बहुत बड़ा बाज़ार था। यारम हम यहाँ पर क्यों आए हैं? सारा बाज़ार ही बंद था। तकरीबन कोई-कोई दुकान खुली हुई थी। आइसलैंड के इन शहरों में से था जहाँ पर प्लाज़ा और बिल्डिंग नहीं बनाई जाती और अगर बनाई भी जाए तो इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती जितने के बाकी शहरों में। यारम इसे अपने शहर साथ एक बुटीक के अंदर लाया था। इसने वहाँ काउंटर पर खड़े आदमी से कुछ पूछा और इस आदमी ने मुस्कुराते हुए इसे जवाब दिया और कहीं का रास्ता बताया था। यारम एक बार फिर से इसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगा था। वो भी बिना इससे कुछ पूछे इसके साथ चलती हुई चली गई थी। सुनो, इस रूम के अंदर जाओ, ये लड़की तुम्हें ड्रेस दिखाएगी, तुम्हें वो ड्रेस पहनकर बाहर आना है। इसने इसके पीछे खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा था। इस लड़की को अपने इंतजार में खड़ा देखकर वो बिना कुछ पूछे इस लड़की के साथ अंदर जाने लगी थी। लड़की ने इसे एक खूबसूरत सुर्ख रंग का फ्राक नंबर ड्रेस दिखाया था। देखने वाला आसानी इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकता था। वो लड़की की कोई बात नहीं समझती थी, शायद वो लड़की भी ये बात जानती थी। इसने सिर्फ इसे देखकर मुस्कुराई जा रही थी। हाय अल्लाह, इसके बाजू भी नहीं है, मुझे यारम से बात करनी है। रुख ने इसकी मदद इस लड़की से उर्दू में कहा था, जबकि वो लड़की बिना इसकी बात समझे आगे से मुस्कुराई जा रही थी। देखिए, मुस्कुराना बंद करें, मुझे मेरे शोहर से बात करनी है, प्लीज़ इन्हें बुला दें। इस बार रुख ने तफसील से कहा था, लेकिन वो लड़की फिर भी पास खड़ी मुस्कुराती रही थी, जैसे इसे सिर्फ मुस्कुराने के ही पैसे मिलते हों। वो लड़की को ऐसे ही छोड़कर बाहर निकल आई थी। लेकिन अब वहाँ पर यारम नहीं था। ये कहाँ चले गए? वो खुद से सवाल करती वापस अंदर आ गई थी, जहाँ वो लड़की अभी भी मुस्कुराकर इसे देख रही थी। एक पल के लिए रूह का दिल चाहा कि इसकी मुस्कुराहट नोच कर कहीं फेंक दे। कैसी अजीब लड़की है। अब क्या करूँ? अगर यारम वापस आ गए तो मुझ पर गुस्सा होंगे। पहन लूँ? हाँ, तो वो शर्ट भी तो पहनी थी ना, इसके ऊपर भी तो शाल ली थी, इसके ऊपर भी कर लूँगी। और वैसे भी यारम ने बताया था कि यहाँ पर मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे। वैसे भी ये फ्रॉक कितनी खूबसूरत है, सिर्फ बाजू ही तो नहीं है ना, और यारम ने देखकर ही खरीदा होगा। इसने सोचते हुए ड्रेस को अपने हाथों में लिया और पहनने चली गई। ड्रेस पहनकर वापस निकली, हाथ में यारम के कपड़े और अपनी शॉल थी। लड़की ने आगे बढ़कर इसके हाथ से वो कपड़े लेने चाहे थे, जब रूह ने फौरन ही शाल को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ दिया था और अपने बेलबास बाजू को ढकने लगी थी। रूह ने अपने आप को इस शॉल से इस तरह से कवर किया कि वो कहीं से भी बेलबास ना हो और फिर से वो लड़की बाहर आने का रास्ता दिखाने लगी थी। वो कमरे से बाहर निकली तो यारम 3 सूट में तैयार खड़ा था, इसका इंतजार कर रहा था। काले रंग के सूट में जिसमें इसने व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी, वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। मुझे पता था तुम कवर कर लोगी, इसने रूह की शाल ठीक करते हुए कहा था। कैसा लगा ड्रेस? इसने भरपूर जायजा लिया था। रेड कलर की प्रिंसेस ड्रेस में वो किसी बारबी डॉल से कम ना लग रही थी। अच्छा है, लेकिन स्लीवलेस। रूह ने मुंह बनाकर जवाब दिया तो यारम के डिम्पल नुमाया हो गए थे। कोई बात नहीं बेबी, वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होगा तुम्हें देखने वाला। वो इसका हाथ अपने हाथ में थामे हुए बोला था। यारम हम कहाँ जा रहे हैं? रूह एक्साइटेड से इसके साथ चलते हुए पूछने लगी थी। यारम मैं इन हाई हील्स में ठीक से चल नहीं पा रही, इसने अपने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा था, जो इस लड़की ने इस ड्रेस के साथ मैचिंग इसके पैरों के करीब रखे थे। वो इसे ये नहीं बता पाई थी कि इसने कभी हाई हील्स नहीं पहनी। मैं उठा के ले चलूँ? वो शरारत से रुका था। नहीं, मैं चल सकती हूँ। इससे पहले कि यारम सच में इसे अपनी बाहों में उठा लेता, वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ी थी और बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि वो गिरती, यारम इसे अपनी बाहों में भर चुका था। शर्म के मारे रूह अपनी निगाहें तक नहीं उठा पा रही थी। यारम लोग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे उतारे। नहीं रूह, यहाँ के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब बातों से, और दूसरी बात, तो मेरी बीवी हो, मैं जो चाहे करूँ। वो कहते हुए तेज़ी से आगे बढ़ा और आकर वापस इसे गाड़ी में बिठाया था। रूह ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए जल्दी से अपनी साइड का दरवाज़ा बंद किया। यारम हम जा कहाँ पर रहे हैं? आप बताते क्यों नहीं मुझे? वो फिर से पूछने लगी थी। वहाँ जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा ना हो। अब एकदम चुप होकर बैठ जाओ, तुम्हें पता है मुझे ड्राइविंग के दौरान बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो सख्ती से कहता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया था, जबकि
जबकि रूह सिर के साथ एक लगाकर आंखें मूंदने लगी थी। खबरदार रूह, सोना मत, तुम्हारी नींदू का कुछ करना पड़ेगा, वो इसे वार्न करते हुए बोला था। और फिर थोड़ी ही देर बाद यारम ने अंधेरे में गाड़ी रोक दी थी। चलो आओ रूह, वो इसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कह रहा था, लेकिन इस अंधेरी सड़क पर वो दोनों कहाँ जाते। यहाँ तो सिर्फ एक जंगल था, वो भी बर्फ से ढका हुआ, या जंगल से निकलती शायद एक सड़क। यारम, हम यहाँ क्यों आए हैं? अंधेरे में कुछ तलाश करने की कोशिश करते हुए वो पूछने लगी थी, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, और अगर तुमने इनके बिल्कुल ठीक जवाब दिए तो मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले चलूंगा, और अगर नहीं तो तुम्हें यहीं जंगल पर छोड़ दूंगा। वो बिल्कुल सीरियस मूड में बोल रहा था। अगर हिम्मत है तो छोड़कर दिखाएं, मुझे पता है आप मेरे बगैर नहीं रह सकते। मैं आपसे दूर चली गई तो यहाँ के सड़कों पर पागलों की तरह घूमेंगे आप। क्या दावा है, क्या दावा था? वो कुछ ही दिनों में समझ चुकी थी कि यारम से छोड़ नहीं सकता। रुख इस जज्बात की शिद्दत से इसका नाम पुकारा था। रुख सवालिया अंदाज में इसका चेहरा देख रही थी। आई लव यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। अगर तुम मुझसे दूर हुई ना तो मैं वाकई इन सड़कों पर पागलों की तरह घूमूंगा। फिलहाल तो तुम मेरा पागलपन देखा ही नहीं। मैं सच में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी ना? वो खुद भी नहीं जानता था कि ये सवाल वो बार बार इसे क्यों पूछ रहा है, जबकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर वो इसे दूर जाने की कोशिश भी करे तो इसे दूसरी दुनिया से ढूंढ निकालेगा। यार मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? आपके अलावा मेरा है ही कौन? वो गाड़ी से निकलकर इसके साथ चलते हुए कहने लगी थी। अच्छा बताओ, कितना प्यार करती हो मुझसे? करती भी हो या नहीं? वो इसका हाथ हमें साथ चलते हुए कहने लगा था। यार आप मेरी हर बात में शामिल हैं, आप मेरी हर सांस में शामिल हैं, हर नमाज के बाद की दुआ हैं आप। मैं खुद भी नहीं जानती कि आप मेरे लिए क्या हैं। यार आप मेरे लिए मेरा सब कुछ हैं। अब आप इसे मेरी मोहब्बत कह लें या कुछ और, लेकिन आपसे ज़्यादा अजीज मुझे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब आप सुबह काम पर जाते हैं तो मैं सारा दिन आपका इंतजार करती हूँ, और फिर जब आप वापस आकर वो शर्माई थी। यारम की डिंपल नुमाया हुए वो अपने शोहर के सामने अपने ही शोहर के सारे दिन की बेताबियां बयान नहीं कर पाती थी। जानती हो रूह, मेरी माँ कहा करती थी, अगर किसी शख्स की मोहब्बत आपके हर नमाज की दुआ बन जाए तो समझ लो वो मोहब्बत इश्क बनकर आपकी रूह में उतर चुकी है। मैं तुम्हारी रूह में उतरना चाहता हूँ रूह, अंधेरे में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कह रहा था, जबकि रूह के वजूद को इसने अपने आप में छुपाया हुआ था। आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे बताएं, मुझे रूह ने पूछा था। मोहब्बत? हाँ हाँ हाँ, वो कहकर लगाकर हंसा। तुम मेरा एन हो, तुम मेरी छीन हो, तुम मेरा काफ हो। रूह, यारम के दिल से रूह में उतरा हुआ इश्क है। रूह की आंखों से बेताब आंसू झलके थे। रुख, तो मेरी ज़िंदगी में आई पहली खुशी हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिलेगी। वो मोहब्बत से इसे अपने साथ लगा इसके आंसू साफ कर रहा था, जबकि अचानक आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र अभी भी जारी था। यारम आहिस्ता आहिस्ता कहता इसे अपने साथ देकर कहीं जा रहा था। कुछ फासले पर से थोड़ी सी रोशनी नजर आई। इनकी गाड़ी कहीं पीछे छूट चुकी थी। देखा तो सामने एक छोटा सा घर था जिसके अंदर की लाइट्स जल रही थी। यारम, ये रुख ने सामने छोटे से घर की तरफ इशारा किया। हाँ मेरी जान, अब तुमने अगले साल हमारे बच्चों के साथ यहाँ आने का प्लान बनाया था, तो मैंने सोचा इनके लिए मैं घर भी तो होना चाहिए ना। बहुत छोटा घर है, वो यहाँ पर बड़े घर नहीं मिलते, यहाँ सब कुछ ऐसे छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। मैंने आबादी से अलग थलग एक छोटा सा घर लिया है। मैंने बहुत सोचा तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ, फिर मेरे जहन में यही एक चीज़ आई। कैसा लगा? यारम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। बहुत प्यारा है। यारम ने देखा कि रूह रोने की मुकम्मल तैयारी पकड़ चुकी थी, बिल्कुल मेरे जैसा। यारम ने शरारत से कहा था। अब कब से प्यारे हो गए? प्यारी सिर्फ लड़कियां होती हैं। रूह ने इसकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी। यार लड़के तो होट होते हैं मेरे जैसे, या लड़कियां होट होती हैं? वो शरारत से आंख दबाकर बोला था। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, छोड़े मुझे, मेरे घर के अंदर जाना है। वो अपना आप छुड़वाकर अपने गुलाबी चेहरा लिए अंदर जाने लगी थी। सॉरी बेबी, आज तो नहीं छोड़ूंगा। आज आखिर ने हमारे नए घर में हमारा पहला दिन है। इसने रूह को अपनी बाहों में उठाते हुए शरारत से कहा। बाकी घर सुबह देख लेना, फिलहाल सिर्फ बेडरूम देखो। वो इस पर झुकते हुए बोला और इसे लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा था। सुबह जब रूह की आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। इसने अपने आप को यारम की बाहों में पूरी तरह से कैद पाया था। शर्मीली सी मुस्कुराते हुए यारम का हाथ अपने ऊपर से हटाने लगे, जब यारम ने इसे और कसकर अपनी बाहों में भरा था। यारम प्लीज छोड़ें, सुबह के 10 बज रहे हैं, कितना वक्त हो चुका है। वो इसकी बाहों से अपना आप छुड़वाते हुए बोली थी। तो तुमने क्या करना है इतनी जल्दी? जाकर लेटी रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। वो इसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला था। यारम मुझे भूख लगी है। यारम को रात वाली टूर में वापस आते देखकर जल्दी से कहा था। ना तुम्हारी नींद खत्म होती है ना तुम्हारी भूख खत्म होती है। पहले बताओ तुम्हारा खाना जाता कहाँ है? तुम्हें लगता क्यों नहीं है? अपनी हालत देखो, कुछ खाया पिया करो, हाँ ना, ताकि आपकी तरह मोटी हो जाऊं। बासु देखिए मैंने आपके कितने मोटे हैं। लड़की लोग ऐसी बॉडी लाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, 2 साल का कोर्स करके ऐसे मसल बनाते हैं, और तुम इसे मोटापा कह रही हो? लड़कियां मरती हैं अपनी ऐसी लुक्स पे। यारम ने इसे इन मसल की अहमियत समझाना जरूरी समझा था। पता नहीं कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी लुक्स पर मरती हैं। रुख ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मतलब तुम नहीं मरती मेरी लुक्स पे? यारम ने अपनी टोपू का रुख सीधा इसकी तरफ किया था। हेलो, मुंह धोकर रखिए, मुझे आपकी लुक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस आपके डिंपल थोड़े से अच्छे लगते हैं। रुख ने इसकी गाल पर उंगली रखते हुए कहा था। थोड़े से? यारम ने इसकी नकल उतारी थी। हाँ बिल्कुल थोड़े से, बाकी आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। चलो जी, कुछ तो अच्छा है। यारम ने भरपूर अपने डिंपल्स की नुमाइश करते हुए कहा और लगे हाथ एक प्यारी सी गुस्ताखी भी कर दी थी। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, रुख ने सुरख होते हुए चेहरे से कहा था। हाँ पता है मुझे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे डिंपल्स थोड़े से अच्छे हैं। यारम आंख दबाते हुए बोला था। छोड़े मुझे मेरा घर भी देखना है। इसे अपना आप छुड़वाते हुए वो जल्दी से उठी थी। यारम बाहर बर्फ गिर रही है, यहाँ
लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई थी, जहाँ शीशे की बड़ी सी दीवार के बाहर बर्फ गिर रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर वापस बेडरूम में आई और यारम को बताने लगी थी। यारम ने मुस्कुराकर इसकी एक्साइटमेंट देखी थी। मैं तो पहले ही कहता था जब बर्फ गिरती है तब ज़्यादा सर्दी नहीं होती। हाँ, लेकिन यहाँ बर्फ गिरने के बाद वो बहुत सर्दी होती है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। यारम ने इसकी शाल ठीक से इसके कंधों पर फैलाते हुए कहा था। इसने अभी तक रात वाली ही ड्रेस पहन कर रखी थी। मैं अभी थोड़ी देर में होटल जाऊँगा और वहाँ से आते हुए तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस लेकर आऊँगा, और यहाँ पर तुम किसी भी किस्म की ड्रेस पहन सकती हो, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं होगा। हम अगले 5 दिन यहीं रुकेंगे, फिर वापस दुबई जाएंगे। यारम ने इसे अपने करीब करते हुए बताया था। यारम, अगर हम वापस जाने ही वाले हैं तो आपने घर क्यों खरीदा है? रुख ने हैरानगी से पूछा था। क्योंकि हम हर साल यहाँ पर छुट्टियां मनाने आएंगे मेरी जान। अब हर साल हम होटल में तो नहीं रह सकते ना। यारम ने प्यार से इसके बालों को छेड़ते हुए कहा था। यारम, आपके पास क्या बहुत पैसे हैं? वो थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए पूछने लगी थी। हाँ बहुत। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? वो मुस्कुराया था। मुझे लिपस्टिक लेनी है, रुख ने जल्दी से फरमाइश कर दी थी। यारम कहकर लगाकर हंसा। रुख, तुम लिपस्टिक के लिए मुझसे पूछ रही हो कि मेरे पास कितने पैसे हैं? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरी आपी के पास बहुत सारी लिपस्टिक्स थी, वो कभी कभी मुझे भी लगाती थी। रुख एक्साइटमेंट में बताते हुए कब इसके इतने करीब बैठ गई, इसे खुद भी बताना चला था। एहसास तब हुआ जब यारम इसे पूरी तरह से घेर चुका था। यारम प्लीज मुझे छोड़े। रुख का दिल जोर से धड़कने लगा था। यारम की गुर्बत में इसका यही हाल होता था। इसने अपना आप छुड़वाने की नाकाम सी कोशिश की थी, जब यारम ने इसके लबों पर अपने होंठ रखकर इसकी मज़ाहमत को नाकाम बना दिया था। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है, मुझे अभी आराम करना है। रूह ने अपना फैसला सुनाया था। लेकिन रुख, तुम यहाँ कैसे रहोगी? मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं अपने घर में भी तो अकेली मैं अपने घर में भी अकेले नहीं रह सकती। यारम, कुछ नहीं होगा मुझे। क्या हो गया है आपको? मैं ऊपर रहूंगी प्लीज। मैं इस वक्त बिल्कुल सफर नहीं करना चाहती। नहीं रूह, यहाँ खतरा है, यहाँ जंगली जानवर है। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, ना जाने मुझे कितना वक्त लगेगा। यारम किसी हाल में से अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। ओहो, मैं बाहर निकलूंगी तो जंगली जानवर आएंगे ना, और वैसे भी जंगली जानवर रात को आते हैं। आज तो इतनी रोशनी है यहाँ। आप प्लीज आप जाइए। अगर आप लेट जाएंगे तो फिर लेट वापस आएंगे, और फिर आते ही मेरी नींद के दुश्मन बन जाएंगे। रूह जल्दी जल्दी बोलते अपनी जबान दांतों के नीचे दबा गई थी। इसकी बात सुनकर यारम के डिंपल नुमाया हुए थे। ठीक कह रही हो तुम। जल्दी जाऊंगा तो जल्दी आऊंगा, क्योंकि वापस आके मुझे तुम्हारी नींद का दुश्मन भी बनना है। वो शरारत से कहता हुआ उठा था। और दरवाजा अंदर से ठीक से लॉक करो, और जब तक मैं ना आऊँ बाहर मत निकलना। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता। ख्याल रखना अपना मेरे लिए। मोहब्बत से इसका माथा चूमते हुए बोला और बाहर निकल गया था। इसके जाने के बाद रूह ने पूरा घर देखा, जो कि वो सुबह ही देख चुकी थी। घर की सेटिंग ठीक नहीं थी, जो कि इसने खुद अपनी मर्जी से करनी थी। थोड़ी देर की घूमने फिरने के बाद इसे पता चला कि घर में हर जगह हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर सर्दी नहीं लगती। वो अब समझी थी कि यारम के पीछे दरवाजा बंद करने के लिए जाते हुए इतनी सर्दी लग रही थी, तो अंदर आते ही इसे सर्दी क्यों नहीं लगी थी। ये सच था कि बर्फ गिरते हुए इतनी सर्दी महसूस नहीं होती थी, लेकिन ये भी सच था कि इंसान जितनी सर्दी महसूस करे इसे इतनी ही सर्दी लगती थी। और रूह से ज़्यादा अच्छी तरह से सर्दी कौन महसूस कर सकता था, ये बात यारम बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था। इसीलिए इसने इस घर में स्पेशली हीटिंग सिस्टम लगवाया था। और अब घूमने के बाद वो टीवी के पास आ बैठी थी, और फिर थोड़ी ही देर में बोर होकर वो अपने बेडरूम में आई। यारम की परफ्यूम और सिगरेट की मिली जुली महक अभी तक कमरे में मौजूद थी। यारम सिगरेट बहुत पीता था, और इस चीज़ से रूह को कोई एतराज़ ना था, क्योंकि इसकी बहन तानी अम्मी और बहनों से चुप चुप कर सिगरेट पीती थी। इसको पता होने के बावजूद इसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। खैर, वो बता देती तो वैसे भी कौन इसकी सुनता। वो यही सब सोचते हुए आकर बेड पर लेट गई थी। वो अभी अपनी आज की और कल की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। कल कितना कुछ बदल चुका था, यहाँ आके कितनी अलग हो चुकी थी इसकी जिंदगी। पाकिस्तान में तो इसे खुद के लिए सोचने का वक्त ही ना मिलता था। वहाँ कौन था इसकी परवाह करने वाला, इसको पूछने वाला। वो दिन रात काम करती थी, कोई नहीं था जो इसकी बीमार होने पर इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता। डॉक्टर के पास ले जाना तो दूर की बात, इसे कोई दवाई तक नहीं लेकर देता था। सबके खाने के बाद अगर खाना खत्म हो जाता तो इसके लिए कुछ ना बचता, तो कोई इसे नहीं पूछता कि तुमने रात का खाना खाया है या नहीं। और यहाँ कोई था जो इसकी जरा सी बात पे कितने गौर से सुनता था, इसकी परवाह करता था। इसका खाना ना खाने पर 100 बार पूछता था। कितनी बदल चुकी थी इसकी जिंदगी। यारम इससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था, और इस इश्क पर वो ईमान लेकर आई थी। सोचते सोचते न जाने कब इसकी आंख लग गई थी। आंख खुली तो बाहर थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा चुका था। वक्त देखा तो शाम के 3 बज रहे थे। यारम अभी तक नहीं आई, ये कहाँ रह गए। वो सोचते हुए उठी और खिड़की का पर्दा हटाया। दूर सड़क पर एक आदमी चलते हुए जा रहा था। इसने कंबल नुमा शाल से खुद को ढका हुआ था, या शायद इसने कोई जैकेट पहन कर रखी हुई थी। हुडी वाला दूर से समझ नहीं आ रहा था। यारम ने कहा था यहाँ कोई भी आता जाता नहीं। यारम ने बताया था कि यहाँ दूर दूर तक ना कोई बाजार है और ना ही कोई घर। तो फिर ये आदमी कौन है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भूल गया। सोचते हुए पर्दा बराबर किया और वापस बेड पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में आदमी को बुलाकर वापस नीचे आ गई थी। यारम अब तक नहीं आए, फोन भी नहीं लाए। अपना वरना पूछ लेती, चलो टीवी देखती हूँ। उसने सोचा और एक बार से टीवी ऑन करके बैठ गई। यारम को गए हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। होटल यहाँ से बहुत फासले पर था, इससे बेहतर था कि साथ ही चली जाती। वो सोचते हुए एक बार फिर से टीवी बंद करके कमरे में आ गई थी। यहाँ खाना बनाने का कोई सामान मौजूद ना था, वरना वही बना लेती। यारम ने जाने से पहले इसे ब्रेड खिलाकर चाय पिलाई थी, और अब इसे हल्की हल्की भूख भी महसूस हो रही थी। कमरे में आने के बाद इसने एक बार फिर से यारम के इंतजार में सड़क देखने के लिए पर्दा हटाया, तो देखा वो आदमी अभी भी वहीं इसी जगह पर खड़ा है। बाहर बर्फ गिरना शुरू हो चुकी थी, और वो आदमी अभी तक वहीं पर खड़ा था। या अल्लाह, ये कैसा आदमी है, इस तरह से बर्फ में खड़ा है। यकीनन ये आदमी रास्ता भूल गया है, इसकी तरफ आ गया है। शायद अब किसी गाड़ी या लिफ्ट का इंतजार कर रहा होगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तो मेरी ज़बान समझता ही नहीं। मैं इसे कैसे बताऊं कि वो गलत जगह पर आया है।
उफ, जैसे भी बताऊँ लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसे सही रास्ता दिखाऊँ। रुख ने सोचते हुए अपनी शाल को ठीक से सर पर लिया था और घर से बाहर निकल आई। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती इस आदमी की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन पास आने पर उसे अजीब-सा एहसास होने लगा। इसे लगा जैसे जिसके पास वो जा रही है वो इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज़ है। लेकिन अब उसके बहुत करीब आ चुकी थी, उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। वो इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक थी। वो चीज़ रुख की मौजूदगी को महसूस कर चुकी थी। रुख ने अपने कदम वहीं रोक लिए। चीज़ पलट कर इसकी तरफ देखने लगी थी और उसे देखते ही रुख की चीख निकली थी। यारम ने बिल्कुल ठीक कहा था, यहाँ पे खौफनाक और नाक-तरीन जानवर हैं। ना जाने इंसानुमा दिखने वाली ये कौन-सी चीज़ थी जिसके हाथ में किसी जानवर का छोटा-सा बच्चा था और मुँह खून से लथपथ था और अब इसका गला शिकार रुख थी। खतरनाक तरीन जानवर जिसके मुँह और खून खतरनाक तरीन जानवर जिसके मुँह और हाथों पर खून लगा था, इसने किसी छोटे से जानवर के बच्चे को अपने हाथों में लिया हुआ था। इसका पूरा जिस्म सफ़ेद था। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी लंबा-सा जम्पर पहनकर खड़ा है, लेकिन पास आने के बाद पता चला था कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक जानवर है। इसका कद आम आदमी की तरह नहीं था बल्कि मगर जिस्मानी लिहाज से काफ़ी मोटा था और बिल्कुल आम आदमियों की तरह दो पैरों पर चल रहा था। शक्ल खतरनाक तरीन जैसी थी। रूह की तो जैसे सांस ही थमने लगी थी और खतरनाक जानवर तेजी से इसकी तरफ लग पा था। रूह को लगा जैसे वो अपनी आखिरी सांसों के बहुत करीब है। बस कुछ ही देर में इसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है। वो खतरनाक तरीन जानवर इसकी तरफ बढ़ने लगा था और अब कुछ ही लम्हों में इस पर हमला करने वाला था। वो चीख मारती जैसे ही पीछे की तरफ भागने लगी, कोई इसके ऊपर से जंप लगाता इस खतरनाक जानवर और रूह के बीच में आ रुका था। वो अपने हाथ में रखी हुई कोई चीज़ जानवर की गर्दन के अंदर घुसा दी थी। यारम भागे, यहाँ से चले यारम, प्लीज़ चले यहाँ से। रूह कहते हुए इसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रूह के समझना मुश्किल था कि वो जानवर अभी तक पीछे क्यों खड़ा है, इन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। रूह ने जब इसे खींचने की कोशिश की तो जानवर भी साथ कदम उठा रहा था। चले यहाँ से वरना अंदर जाओ रुख, वो बिना किसी डर के बोला था, लेकिन रुख ने इसे खींचना न छोड़ा। जब रुख ने यारम के हाथ पर खून देखा था, वो खून यारम का नहीं बल्कि इस खतरनाक जानवर का था। यारम के हाथ में कोई चीज़ थी जो इस जानवर की गर्दन के अंदर थी और गर्दन से निकलता हुआ खून यारम के हाथ पर गिर रहा था। यारम ने एक झटके से वो चीज़ इसकी गर्दन से निकालकर जानवर को धक्का मारा था। वो दूर जाकर जमीन पर गिरा था। खून तेजी से इसकी गर्दन से निकल रहा था। यारम चले यहाँ से, रुख ने सहमे हुए अंदाज में कहा था। नहीं, ये जिंदा है, जब तक मैं इसे मार ना दूं नहीं जाऊंगा। यारम ने एक झटके से इसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाया और फिर से इस जानवर की तरफ बढ़ा था और फिर इसके करीब बैठकर इसे देखने लगा। वो दर से तड़प रहा था। यारम छोड़िए इसे, चले यहाँ से, रुख ने ऊंची आवाज़ से कहा था, जबकि यारम अगले ही लम्हे अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ इसकी गर्दन पर जोर-जोर से मारने लगा था। जानवर अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रहा था जिससे रूह और ज़्यादा डर रही थी। यारम बस करें, वो मर चुका है। 11 से 12 चाकू इसके जिस्म के अंदर घुसाने के बाद भी यारम को चैन ना मिला था। नहीं, रूह अभी भी जिंदा है, अजीब जुनूनी अंदाज में बोला। एक बार फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर देती। यारम बस कर दें, वो वैसे भी मर जाएगा। रूह ने एक बार फिर से इसके करीब आकर कहा था। नहीं, सिर्फ इसे मारने का हक सिर्फ मुझ पे नहीं, इसे मारने का हक सिर्फ मुझे है। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम पर हमला करने की? ये तुम्हें मुझसे दूर करने लेकर जाने वाला था, ये तुम्हें मार देने वाला था। रुक, ये मेरा मुजरिम है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो दीवानों की तरह कहता एक बार फिर से चाकू जानवर के जिस्म के अंदर बाहर करना शुरू कर चुका था। जब जबकि इसके अंदाज से अब रूह को डर लगने लगा था। वो कैसे किसी की इतनी बेदर्दी से जान ले सकता है। वो इससे कुछ फासले पर इसे देखने लगी थी। इसकी नस नस में यारम का डर गर्दिश कर रहा था। जानवर के जिस्म से हर किस्म की हरकत खत्म हो चुकी थी। यकीनन वो मर चुका था, लेकिन यारम अब तक इसे मारे जा रहा था। वो हिम्मत करके उठी और इसके पास आई थी। यारम, अब तो मर गया, अब बस कर दें। रूह डरते हुए इसके करीब आकर बोली, मगर यारम इसकी बात सुन कहाँ रहा था। इसने अपनी कार्रवाई अब तक जारी रखी थी। वो मुसलसल चाकू जानवर को मारे जा रहा था। कहते हैं किसी मर्दा जिस्म के अंदर से चाकू निकालने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। ना जाने ये हिम्मत यारम कहाँ से ला रहा था, लेकिन इसने ये काम अभी तक रोका नहीं था। मजीद ये सब कुछ देखना रुके बस से बाहर था। जानवर मुकम्मल तौर पर खून से लथपथ और इसका खून पूरी तरह से बर्फ पर गिर रहा था। वो दीवाना वार इसे मारे जा रहा था। रूह को इसकी दीवानगी से अजीब खौफ आने लगा था। रूह वहां से उठी और अपने घर की तरफ भाग गई थी। यारम ने इसे दूर जाते हुए देखा था और एक बार फिर से दीवानों की तरह और ज्यादा गुस्से से इसे मारने लगा था। तुम मेरी रूह को मारने के लिए आए थे, मेरी रूह को मुझसे दूर करना चाहते थे। देखो क्या अंजाम हुआ तुम्हारा। कोई भी मेरी रूह को मुझसे दूर करेगा, मैं इसका ऐसा ही हाल करूंगा। रूह बस मेरी है, सिर्फ मेरी, सुना तुमने? वो चिल्लाते हुए कह रहा था और अपना काम जारी रखा था। वो थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। रूह जमीन पर बैठी मसलसल रो रही थी। वो इसका डर समझकर इसके करीब आया था। इसे रूह पर इस तरह से बाहर निकलने पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये वक्त गुस्सा निकालने का नहीं था बल्कि रूह को इसे डर से बाहर निकालने का था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है रूह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अपने हाथ से बहता खून साफ करते हुए यारम इसकी तरफ बढ़ा था, जो बुरी तरह से डरी सहमी थी। यारम, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुख ने सहमे हुए अंदाज में यारम का हाथ अपने से दूर हटाने की कोशिश की थी। रुख, मैं ऐसा नहीं करता तो वो तुम्हें मार डालता, लेकिन अब तुम्हें घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। वो जानवर अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें इसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे इस जानवर से डर नहीं लग रहा यारम, मुझे आपसे डर लग रहा है।
यारम आपको अंदाज़ा भी है कि आपने क्या किया है इसके साथ। प्लीज़ मेरे पास मत आइए, प्लीज़ मुझसे दूर रहें। रूह कहती हुई तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अंदर दरवाजे बंद कर चुकी थी। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है रूह, मुझसे अपने यारम से। दीवाना वार अपने हाथ में लगा खून देखता और फिर दरवाजे की तरफ जो अंदर से बंद था। अपना सारा गुस्सा और जानवर पर निकाल कर आया था, इसलिए रूह पर गुस्सा निकाल कर से मजीद डरा नहीं सकता था। मुझे ये सब कुछ रूह के सामने नहीं करना चाहिए था। रूह को वहाँ से भेजकर मुझे जानवर को मारना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब नहीं तो कल तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही जाएगा ना। तुम्हें वैसे भी सब कुछ पता चल जाएगा, तो फिर क्या हर बार ऐसे ही डरती रहोगी तुम? नहीं, तुम्हें समझना होगा, होगा कि मैं ऐसा ही हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूंगा। अगर तुम मुझसे डरती रहोगी तो कैसे गुजारा होगा हमारा। आज जानवर की मौत पर तुम इतनी उदास हो रही हो, जब कल तुम मेरे हाथों के ही लोग मरते देखोगी तो तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हें इस सब के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो नहीं, मैं नहीं, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगा, फिर भी पता चल गया तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिलहाल सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और मैं कुछ भी पता चलने भी नहीं दूंगा। अपने आप को रिलैक्स करते हुए वो बोला था, लेकिन एक अजीब सी वहशत थी जो अंदर तक जा चुकी थी। वो सिर्फ एक जानवर था जो रूह जान ले सकता था। वो अभी तक नीचे सोफे पर बैठा अपने कमरे का दरवाजा देख रहा था। वो उठकर बाहर गाड़ी से आकर अपना सामान निकाला। इसने आज रूह के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, जिसकी वजह से इसे इतना वक्त लग गया था। वह सारा सामान लेकर अंदर आया और वहां से अपने लिए एक सूट निकालकर अपने गंदे खूनोलूद कपड़े उतारे थे। बात लेकर फ्रेश हुआ ताकि जिस्म से इस गंदे जानवर के जिस्म की खून की बदबू खत्म हो जाए। अब इसका इरादा रूह को मनाने का था। मुझसे रूठ कर गई थी, लेकिन यारम फर्क नहीं कर पाया था कि वो उसे रूठ कर नहीं बल्कि डर कर दूर हुई थी। यारम ने सबसे पहले किचन में आकर खाना निकाला था, जो वो अपने साथ लेकर आया था। इसे पता था कि अब तक रूह को बहुत सख्त भूख लगी होगी। सुबह से वो हल्का फुल्का नाश्ता किया था इसने। कमरे तक आया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, यानी कि जो तब से यारम समझ रहा था कि वो इसे नाराज है, अंदर से दरवाजा लॉक करके बैठी, वो इसकी गलतफहमी थी। वो अंदर आया तो वो बेड के पास जमीन पर बैठी अपने घुटनों के गिर्द हाथ बांधे घुटनों पर सर रखे शायद रो रही थी। वो उसके करीब आकर बैठ गया था। रुख, मैं जानता हूँ मेरी जान, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था। मैं भी डर गया था, लेकिन इस जानवर से नहीं, तुम्हें खोने से। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर देखो मेरी तरफ। रुख ने इसने रूह को अपनी तरफ करते हुए कहा था, जो गुस्से से दोबारा मुंह फेर गई थी। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है मेरा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? मैं तो जीते जी मर जाता ना। यारम प्लीज ऐसी बातें मत करे। वो जैसे मुंह फेरे दूसरी तरफ देख रही थी। इसके ऐसा बोलने पर तरफ इसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। तो फिर क्या करूँ रूह? मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बगैर सोच भी नहीं सकता। तुम्हें किसने कहा था बाहर जाने के लिए? मना करके किया था ना तुम्हें। फिर क्यों गई तुम बाहर? वो इससे पूछने लगा था। यारम, मुझे लगा बाहर कोई आदमी है, शायद इस तरफ रास्ता भटक गया है। मैं तो सिर्फ इसे रास्ता बताने जा रही थी। वो मासूमी से सूसू करती बोली थी। तुम्हें एक खतरनाक जानवर कोई आदमी लग रहा था? यारम को यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी बेवकूफ है। पीछे से तो आदमी ही लग रहा था। न जाने वो कौन सी मखलूक थी, और तो और वो दो पैरों पर चल भी रही थी। जानवर तो सारे चार पैरों पर चलते हैं ना। इसकी सूसू अब भी जारी थी, जिस पर यारम के डिंपल नुमाया हुए थे। वो जो जल्दी से छुपा गया था, यह न हो कि रूह बुरा मान जाए। वैसे तो मैं खुद यहाँ का रास्ता पता है, जो इस बेचारे आदमी, मेरा मतलब है कि इस दो पैर वाले जानवर को बताने जा रही थी। ये इंसानियत के जोश में ये बात सोची ही नहीं। यारम अब इसकी क्लास ले रहा था। यह बात मैंने वाकई इस वक्त नहीं सोची थी। इसने शर्मिंदगी से अपनी गलती कबूल की थी। अब भी डर लग रहा है। उसके गरीब आंसू का खेरा बनाते हुए बोला था, यारम आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इससे ज्यादा आपसे डर लग रहा था। आप क्या कर रहे थे यारम? आपको हो क्या गया था इस वक्त? पता है, इस वक्त आप मेरी यारम बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और इंसान है। वो जो इसके गुस्से और बहरेमी की वजह से दूर हुई थी, इसमें अपना पुराना यारम देखकर फिर से इसके करीब आ गई थी। वो इसके सीने पर सर रखे पूछने लगी थी, तुम नहीं जानती रूह, वो बहुत खतरनाक जानवर था, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक। अगर इसे ठीक से नहीं मारता तो वो हमारे लिए मजीद खतरनाक हो सकता था। वो इसे प्यार से अपनी बातों में फिसला रहा था। तुम्हें पता है वो एक बर्फानी सूर था। वो इंसानों की तरह चलता है, क्योंकि इसकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है इंसानों की तरह। लेकिन मुझे ये बात समझाओ कि तुम्हें वो इंसान क्यों लगा? मतलब तुम्हें कैसे लगा कि वो इंसान है? यारम अपनी हंसी छुपाई पूछने लगा था। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? रुख ने रूठे हुए कहा था। बिल्कुल नहीं मेरी जान, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। इतना खतरनाक जानवर जो पीछे से इतना बड़ा लगता है। यारम को अपनी हंसी रुकना मुश्किल लग रहा था। सबसे इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो बड़ा नहीं लग रहा था। मुझे लगा इसने कोई जंपर पहना हुआ है, जैसे आम इंसान पहन कर चलते हैं। अब वहाँ होटल में कितने लोग थे जो इस तरह की जैकेट पहने हुए थे। मुझे लगा इसने सर्दी से बचने के लिए इस तरह से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है। रूह ने इसकी बात काटते हुए मुंह बना के कहा, तो कब से अपनी हंसी रोके। यार उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। मजीद अपना क्या खाना रोक सका। अच्छा दफा करो इसे, जो होना था हो चुका, अब खाना खाओ। वह हंसते हुए खाने की तरफ मुतवज्जो हुआ था। सफर की वजह से यारम काफी थका हुआ लग रहा था। वो रूह के लिए काफी सारी शॉपिंग करके लाया था। रूह को इनमें से भी कम ही चीजें पसंद आई थी। चीजें देखते हुए से एक बार फिर से वही जानवर याद आया था। यार हम वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो इसके करीब बेड पर बैठते हुए बोली थी, बस 5 दिन और हम वापस चले जाएंगे। यारम ने इसे अपने करीब करते हुए इसका सर अपने सीने पर रखा था। नहीं यारम, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, प्लीज वापस चलते हैं।
हम यहाँ नहीं रहेंगे। यारम इसका डर बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। वो अभी तक इस जानवर से डरी हुई थी, या शायद इससे अब वो जानवर वापस नहीं आएगा। यारम ने इसे समझाने की कोशिश की थी, यारम हम अगले साल अपने बच्चे भी यहाँ नहीं लाएंगे। अचानक इसके कंधे से सर उठाकर मासूमियत से बोली तो यारम मुस्कुराए बिना रह सकता था, मुस्कुराए बिना न रह सका। मेरा मतलब है कितनी खतरनाक जगह है ना ये। इसने यारम की मुस्कुराहट को देखे बिना दोबारा इसके सीने पर अपना सर रख दिया था। हमारे बच्चे डर जाएंगे। रूह का अंदाज बिल्कुल किसी बुरी माँ की तरह था जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती थी। ओके जन, हम यहाँ पर नहीं आएंगे दोबारा, आखिर हमारे बच्चों का सवाल है। यारम ने डिंपल गहरे हुए थे। यारम के कहने पर उन्हें इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी थी, शर्मा के इसके सीने में सच छुपा गई थी। मेरा वो मतलब नहीं था, वो मन मनाई। यारम आपके हाथ में दोपहर में वो छुरी थी, वो कहाँ है? रूह के सवाल पर वैसे देखने लगा था। मेरे पास ये क्यों पूछ रही हो? मैं वैसे ही छुरी किसी और के पास भी देखी है, पता नहीं किसके पास देखा है मुझे, वो मैं याद करने की कोशिश करूं। छोड़ो यार, तुमने किसके पास देखी, फिलहाल मेरे पास मेरे बारे में सोचो। यारम ने इसे अपने करीब करते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती इसके लबों पर अपने होठ रख चुका था। इस वक्त वो सिर्फ अपने और रूह के बारे में बात करना चाहता था, किसी छुरी या चाकू के बारे में नहीं। रात का न जाने कौन सा पहर था कि रूह की आंख खुल गई। यारम इसके साथ गहरी नींद में था। नींद में भी इसने रूह के कितने इतना घेरा बनाए हुआ था, जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपने कोई अजीज खिलौना अपने पास रखकर सोता है। दोपहर में भी वो काफी देर तक सोती रही थी। मजीद लेटे रहना रूह को मुश्किल लगा था। उठकर खिड़की की तरफ आई। दिन का मंजर अब भी इसके सामने था। दिन के बारे में सोचकर एक बार फिर से खौफ ने इसके गिरद हिसार बना लिया था। इस जगह से दोबारा वो इंसानुमा जानवर देखा था। बर्फ की सफेदी और घर के अंदर से सारे लाइट ऑन होने की वजह से बाहर काफी रोशनी लग रही थी। इसने बाहर इस जगह पर देखा जहां दोपहर को यारम ने इस जानवर को मारा था। इस वक्त वहां इसी की नस्ल के बहुत सारे जानवर थे। इसने देखा कि वो सारे जानवर वहां पर इसके इस मुर्दा गोश्त को जानवर का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। कोई कैसे अपनी ही नस्ल को इस तरह से खा सकता है? या अल्लाह आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस नस्ल में नहीं बनाया। लेकिन क्या हम में और इनमें कोई फर्क है? क्या हम लायक है अशरफुल मखलूकात कहलाने के? अल्लाह ने हमें अकल दी है, शऊर दिया है, सही और गलत की पहचान दी है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों का खून चूस रहे हैं। खून चूसने का मतलब ये नहीं कि वो इनके साथ कोई दरिंदगी नुमा काम कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह से वो लोग इनकी दौलत को हथियाने की कोशिश करते हैं, इनके लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, इनकी जगह हासिल करना चाहते हैं, इनका मकाम को छीनने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं है इनमें और हम में। हमारी शकल और शऊर रखने वाली कौम और इंसान नुमा ये जानवर बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क बस इतना है कि वो अपनी जैसी मुर्दा नस्ल को खाते हैं और हम इंसान जिंदा इंसान को नोचते हैं। यारम के लाख कहने के बावजूद भी वो ना मानी तो यारम वापस चला आया था और रूह की स्थिति की वजह से इसे वक्त वो दोनों एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। यारम इससे आगे पीछे की बातें कर रहा था जबकि रूह का ध्यान सामने बैठे इस आदमी की तरफ था। यारम ने 2-3 बार इसे नोटिस किया था। रूह वो बहुत हैंडसम है क्या? यारम ने जलकर पूछा था। कौन? रूह ने कहा था। वो आदमी जिसे आंखें फाड़े देख रही हो। यारम ने दांत पीस कर कहा था। मुझे क्या पता होगा प्यारा, मैं तो इसकी गोद में बैठे डॉगी को देख रही हूँ। देखे ना कितना प्यारा है, क्यूट सा। आप तो कहते थे कि इस मुल्क में लोग जानवर नहीं पालते। रुख ने यारम का ध्यान छोटे से कुत्ते की तरफ किया था। रुख, ये एयरपोर्ट है, यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग हैं और ये कुत्ता अगर इस आदमी का भी है तो इस मुल्क का नहीं है। और वो छोटा और प्यारा सा नहीं है, बहुत तेज जहन किस्म की नस्ल है ये सिर्फ देखने में छोटे होते हैं। और वो जितना क्यूट सा लग रहा है ना, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ अपने मालिक से वफादार होते हैं। यारम ने तफसील से बताया, मगर रुख इसकी तरफ पसंदी रुख का इसकी तरफ से रुख की इस तरफ रूह का इसकी तरफ पसंदीदगी से देखना इसे अच्छा नहीं लगा था। रूह के प्यार पर सिर्फ इसका हक था, चाहे वो छोटा सा जानवर ही क्यों ना हो। यारम प्लीज जाए ना, इस आदमी से पूछे क्या वो डॉगी हमें देगा? रूह, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मैं किसी आदमी से इसका पालतू जानवर क्यों मांगने लगा? यारम ने इनकार करते हुए कहा था। यारम, आप तो कहते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। रूह को अचानक ही इसका प्यार याद आ गया था। रूह मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं लोगों से इनके कुत्ते मांगता फिरूंगा। और तुम्हें क्या लगता है वो आदमी वो कुत्ता हंसी खुशी तुम्हें दे देगा? बेचारे ने बहुत मेहनत से पाला होगा इसे। यारम ने बात खत्म करना चाही थी। कहाँ पाला है, इतना छोटा सा तो है। वो पालूंगी तुम्हें अगर आप इसको यहाँ पर लाएंगे तो। एक बार पूछने में क्या हर्ज है? आप मेरे लिए लिपस्टिक नहीं लेकर आए? रूह को अचानक ही याद आ गया था कि शॉपिंग की चीजों के बीच में लिपस्टिक नहीं थी। रूह अब मुंह फैलाकर बैठ गई तो यारम को मजबूरन उठना पड़ा था। इसको ज्यादा देखकर एक्साइटमेंट से इसके चेहरे की तरफ क्या बेस्ट ऑफ लक दोनों हाथों के अंगूठे दिखाते हुए कहा था। प्लीज इस आदमी को मनाकर डॉगी ले आइएगा। यारम ने एक नजर अपनी बेवकूफ बीवी को देखा और फिर उठकर इस आदमी की तरफ चल दिया था। अब दुबई का डॉन लोगों से कुत्ते मांगता फिरेगा। कैन आई टॉक टू यू सर? यारम ने आदमी के करीब बैठते हुए कहा था। ओ यस, व्हाट डू यू वांट टू से? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा था। इसके लबो लहजे से लग रहा था कि वो उर्दू में बात कर सकता है। माई वाइफ लाइक्ड योर डॉग सो मच एंड नाउ शी इज इंसिस्टिंग दैट आई गेट हर दिस डॉग। आदमी ने पहले मुस्कुराते हुए इसकी बात सुनी, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद इसकी मुस्कुराहट भी खत्म हो गई थी। नो सर, दिस डॉग इज माई पेट, आई डोंट वांट टू गिव इट, आई एम सॉरी, इट्स लाइक माई चिल्ड्रन टू मी, आई इट्स बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आदमी ने इनकार करते हुए कहा था। सी, आई वांट दिस डॉग, यू कैन टेक वट एवर यू वांट एट एनी कॉस्ट, आई विल गिव यू एज मच एज मनी यू वांट। माई वाइफ हैज वेरी fondly asked me and can and I cannot avoid any of his things. This dog has her choice and she should get it. I love my wife dearly.
यारम अब भी इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसका दिल चाह रहा था कि अपने पीछे की जेब से ब्लेड निकाल के इसकी गर्दन काटे और कुत्ता रूह को दे दे। यस, यू कैन ask me anything in this world. Instant, I am ready to give you anything. I am willing to give you 25,000 dirham for this dog. I think this price is enough for this dog. आदमी बेयकीनी से आंखें फाड़े से देख रहा था। तुम्हारे इंडियन करेंसी में ये 1 करोड़ से ऊपर होगा। यारम ने इसके हाथ में इसका कार्ड देखते हुए कहा, जहां राकेश मल्होत्रा लिखा हुआ था। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम एक छोटे से कुत्ते के लिए इतने पैसे देने को तैयार हो? आदमी भी अब इसे इसी की जुबान में बात करने लगा था। हाँ, मैं तुम्हें इस कुत्ते के लिए तुम्हारी मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। अगर ये कम है तो और भी देने को तैयार हूँ। मुझे मेरी बीवी को ये कुत्ता तोहफे में देना है। यारम ने इसकी गोद में कुत्ता देखते हुए कहा था, तुम्हें पता है मुझे इस दुनिया में बस यही एक जानवर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी बीवी को ये बहुत पसंद है। तुम ये मुझे दे दो, बदले में अपनी जिंदगी संवार लो। इफ दिस इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, यू कैन चेंज योर लाइफ। यारम ने बात खत्म करना चाहिए थी, मौके से फायदा उठाना चाहिए। यारम ने सोचते हुए देखकर कहा था, मैं 30,000 दिरहम लूंगा। वो काफी देर सोचने के बाद बोला तो यारम के डिंपल नुमाया हुए थे। तुम्हें तो कहा था मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसका हंसता देखकर, तुमने ही तो कहा था कि मौके का फायदा उठाना चाहिए। इसको हंसता देखकर वो आदमी जल्दी से बोला था, हाँ हाँ क्यों नहीं। यारम ने अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए कहा था, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे नाराज नहीं होगी। यारम ने साइन करते हुए कहा, ये तो तुम्हारे पास पैसा बहुत है, या तो तुम अपनी बीवी से प्यार बहुत करते हो। आदमी ने चेक थामते हुए कहा था, अगर तुम सीधे तरीके से मेरे मतलब है पैसे लेकर ये कुत्ता मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें मार कर ले जाता। अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि मैं अपनी बीवी से प्यार ज्यादा करता हूँ। यारम कुत्ते की रस्सी पकड़कर इसे खींचता अपने साथ लेकर गया था। मुझे पता था आप इसे ले आएंगे, ये कितना प्यारा है। रुख ने इस आदमी की तरफ इसे अपनी गोद में बैठाते हुए कहा था, रू इसे नीचे करो। ये क्या कर रही हो तुम? नीचे करो, इसे जहर लगती है मुझे ऐसी हरकतें। क्यों जहर लगती है? इतना प्यारा सा तो है, मुझे इसे यही बिठाऊंगी अपने साथ। रुख ने इसके साथ खेलते हुए कहा था, रू ये वहां जाएगा जहाँ बाकी लोगों के जानवर बैठे हैं, इसे इस तरह से अपनी गोद में बिठाना अलाउड नहीं है। ये वहां अकेले डर जाएगा ना। रुख ने मासूमियत से कहा था, फिर भी ये डॉग है, ये नहीं डरेगा। डॉग बहुत बहादुर होते हैं, तुम बेफिक्र होकर इसे एयर होस्टेस के हवाले कर दो। यारम ने इसकी बात सुनी बगैर पास खड़ी लड़की को इशारा किया था, जो फौरन इसके इशारे की तकमील करते हुए कुत्ता इसकी गोद से उठाकर ले गई थी। यारम वो ऐसी कैसी मुझसे पूछे बगैर ले गई, इसे बुलाएं वापस। रूस हिंदी अंदाज में कहा था, बेबी आप क्या हमें कुत्ते के लिए लड़ेंगे यहाँ पे? यारम ने इसे देखते हुए समझाने की कोशिश की थी, इसे बार बार कुत्ता मत कहें, वो मेरा सोनू है। रुख ने मुंह बनाकर कहा था, वाह बेबी नाम भी रख लिया इतनी जल्दी सोनू। यारम ने हंसते हुए कुत्ते का नाम दोहराया था। यारम अपने इस आदमी को कैसे मनाया सोनू के लिए। थोड़ी देर के बाद रूह सब कुछ भूल कर इसे पूछने लगी थी, पैसा सबको मना लेता है बेबी? यारम ने बस इतना ही कहा था। यारम आपको सोनू के लिए पैसे देने पड़े, मेरी वजह से आपके पैसे जाया हो गए, किसी अहम काम में आ जाते। रूह उदासी से बोली थी, यारम के लिए रूह से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं, अपनी जान भी नहीं। यारम ने इसका हाथ अपने सीने पर रखते हुए कहा था, फिर भी बहुत ज्यादा पैसे लिए होंगे ना इसने? कितने पैसे लिए हैं इसने? 30,000। 30,000? यारम आपने इतने पैसे क्यों दिए? इसने समझ कर रखा है बहुत अमीर हैं हम, एक बार मुझे मिल जाए जान से मार दूंगी इसे। एक छोटे से पप्पी की कीमत 30,000 रुपए। हद हो गई, 30,000 तो मैं महीने का राशन 30,000 में तो महीने का राशन आ जाता है घर में। रुख ने परेशानी से कहा था, जबकि यारम शुक्र मना रहा था कि इसने 30,000 धर्म नहीं कहा था। वो इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर थे। हिजर पहले ही इनका इंतजार कर रहा था। यारम वो लोग अपने आप ही हमें सोनू को वापस कर देंगे या हमें पूछना पड़ेगा? 11.5 घंटे के इस सफर में रुख ने अगर इस कोई बात की थी तो वो इसे सोनू के बारे में ही थी। वो अपने आप ही वापस कर देंगे। यारम ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने साथ लेकर जाते हुए कहा था, यारम सोनू कहाँ रहेगा? हमारे घर, हमारे साथ रूम में या फिर दूसरे रूम में? इसके साथ चलते हुए वो पूछने लगी थी, वो हमारे कमरे में क्यों रहेगा? वो दूसरे कमरे में क्यों रहेगा? अब क्या हम इसे अलग से एक बेडरूम देंगे? यारम हैरानगी से पूछ रहा था। यारम अब हम इसे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते ना, जानवरों से प्यार करना चाहिए, और ऊपर से आपने इतने पैसे देकर खरीदा है इसको। इस आदमी ने हमें लूट लिया, अगर कभी जिंदगी में मेरे हाथ चढ़ गया ना तो आपके पैसे जरूर वापस निकलवाऊंगी। अच्छी लूट मार बचा के रखी है इन लोगों ने। 30,000 किसी गरीब से पूछे, 30,000 की क्या अहमियत होती है? आपका भी अच्छा खासा नुकसान हो गया, वो जहाज से नीचे उतरने लगे थे। रुक, मेरे पास बहुत पैसे हैं, 30,000 देने से गरीब नहीं हो जाऊंगा। हाँ लेकिन तुम मेरा सासा हो, तुम्हें खो दिया तो गरीब हो जाऊंगा। वो मुस्कुराया था, जबकि इसकी बात पर रूह शर्माई थी। आप भी ना यारम कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। रूह ने शर्माते हुए आके बढ़ी थी, जबकि यारम ने वो कुत्ते वाली बास्केट पकड़ी और रूह के पीछे आया था। इस सफर में सबसे खास बात यह हुई थी कि रूह को डर नहीं लगा था, बस जहाज के परवाज भरते ही वो यारम के सीने में मुंह छुपा गई थी। हिजर पहले ही इनके इंतजार में था। रुख ने इसे हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो तेजी से आया उनके हाथ पकड़ने लगा था। अरे नहीं हिजर भाई, मैं उठा दूंगी, आप बताएं कैसे हैं आप, और आपके घर में सब ठीक है? रुख ने मुस्कुराते हुए पूछा था, जबकि इसकी बात पर हिजर के साथ यारम के भी हाथ सुस्त हुए थे। मेरे घर वाले? वो हैरानगी से बोला था। हाँ हिजर, तुम्हारे घर वाले? यारम ने इसे आंखों में इशारा किया था। हाँ मेरे घर वाले बिल्कुल ठीक ठाक है, सब कुछ फिट है। हिजर ने इसका इशारा समझते हुए कहा था, डोंट टेल मी, अब इस लड़की के लिए हमें घर वाले भी पैदा करने होंगे। हिजर ने चलते हुए यारम के कान में कहा था कि जरूरत पड़ी तो हाँ जरूर। यारम आंख दबाते हुए मुस्कुराया था। वाह, इस लड़की ने तो तुम्हें हंसना सिखा दिया। हिजर को खुशी हुई थी, लोगों से मांगना भी सिखा दिया है। यारम ने कुत्ते वाली टोकरी की तरफ इशारा किया तो हिजर भी मुस्कुराया था। सच कहते हैं इस दुनिया में औरत से ज्यादा चालाक और कोई भी नहीं। हिजर के साथ चलते हुए बोला था, सच ही कहते हैं, लेकिन मेरी रूह तो बहुत मासूम है। यारम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
अल्लाह तुम्हें खुशियां नसीब करे, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और मुतमईन। हिजर ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर हाथ रखा था। इस खुशगवार तब्दीली से इसे बहुत खुशी हुई थी। रूह और शोनू को घर छोड़ने के बाद वो ऑफिस में आया था हिजर के साथ। आते ही पहला थप्पड़ शारिफ को मुंह पर मारा था। ऑफिस का एक कोना चमका देने के बाद भी यहाँ पर बहुत गंद था यारम के हिसाब से। आधा घंटा है तुम्हारे पास, मुझे एक भी कोने में जरा सा धूल मिट्टी नजर नहीं आनी चाहिए। अगर आई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यारम ने जाने से पहले से सिर्फ सफाई का काम सौंपा था और अब ऑफिस की हालत देखकर यारम को ये अपनी गलती लग रही थी। हाय कितने जोर से मारा है जालिम ने, मुझे तो लगा था कि तुम डेवल सर का बायां बाजू हो और तुम क्या निकले ऑफिस के पियून। मासूमा ने अदा से कहते हुए कहका लगाया था। अरे ये सब कुछ तो यहाँ का कोई आदमी भी कर सकता है। मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को बता सकूं कि शादी के बाद एक अच्छा हस्बैंड साबित हो सकता हूँ। शारिफ ने मुस्कुराते हुए से आंख मारी थी। हा हा हा, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, तुम आशिकी बनो, शोर बना तुम्हारे बस में नहीं है। मासूमा ने तंज किया था। वैसे भी आजकल के लड़के सिर्फ आशिकी ही कर सकते हैं। मैं क्या कर जाने लगी जब शारिफ ने इसका हाथ पकड़ लिया था। वही तो कह रहा हूँ, आशिकी तो सब कर लेते हैं, हम कुछ नया करेंगे, चलो शादी करते हैं। यारम को पता तक नहीं था कि शारिफ इस रिलेशनशिप में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक कि शारिफ यारम से अपनी शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मासूमा थी जिसका कहना था कि वो सिर्फ दोस्त है, इसे बढ़कर और कुछ भी नहीं। देखो शारिफ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ पर अपने बाबा की मौत का बदला लेने के लिए आई हूँ, शादी ब्याह करने के लिए नहीं। इसलिए बार बार एक ही बात करके मुझे एम्बैरस मत करो। इसकी बात सुनकर शारिफ उदास हो गया था। उसकी उदासी मासूमा को अच्छी ना लगी थी। देखो शारिफ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा मकसद कुछ और है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो इसके हाथ से अपना हाथ निकालती वहां से चली गई थी। इसका मतलब है मुझे डेवल से जल्द ही बात करनी होगी। शारिफ ही क्या जो जिसे आसानी से बात समझ आ जाए। हाँ बोलो, क्या खबर है। इंस्पेक्टर सालम अपने घर में बैठा फोन पर बात कर रहा था। एहतियातन वो घर से बाहर निकल आया था जहाँ इसकी बेटी बाहर खेल रही थी। इसे ही खबर दे दो, मुझे क्या मिलेगा। डार्लिंग, तुम चाहती क्या हो, जो चाहो कि वो मिलेगा मेरी जान। वो आवाज काफी कम रख रहा था, इसकी बेटी तक ना पहुंचे। इतने धीरे क्यों बोल रहे हो, ऊंची आवाज में बोलो ना। वो एक अदा से बोली थी। डार्लिंग, मैं काम कर रहा हूँ ना, तुम बोलो मेरी जान, क्या हुआ। वो इल्तिजा कर रहा था जबकि सारा ध्यान अंदर था। अगर वो बात सुन लेती तो चाह सा हंगामा होता। क्या कहूँ, पहले कहो यू लव मी। वो शायद इसकी बेबसी को एंजॉय कर रही थी। ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम्हारे लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया, ये देवल का केस हल होते ही ना मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बहुत सारी मदद करनी होगी। इसके लहजे में सिर्फ सच्चाई थी जिस पर मासूमा दिलो जान से ईमान लेकर आई थी। मुझे तुम पर पूरा यकीन है सारम, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अच्छा सुनो मेरी बात, खबर यह है कि विक्रम दादा इंडिया से मंडे को दुबई आ रहा है। डेवल ने इसे यहाँ पर बुलाया है कोई राशद केस के सिलसिले में। वो लोग कोर्ट वर्ड में बात करते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आती। मासूमा ने उलझते हुए कहा, जबकि वो राशिद केस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। क्या मतलब है तुम्हारा, डेवल वापस आ गया है दुबई से। सॉरी, क्या मतलब है तुम्हारा, डेवल वापस आ गया दुबई। सारम परेशान हुआ था। हाँ, डेवल साहब आज ही वापस आए हैं। देखो मासूमा, इसकी नजर से बचकर रहना, वो तुम्हें देखकर ही जस सब जान लेगा। वो बहुत चालाक है, चिल की नजर रखता है, तुम्हें होशियार रहना होगा। अब तुम जाओ इन लोगों के पास, मैं फोन रख रहा हूँ। इसने सामने से उर्वा को आते हुए देखकर कहा था। देख रही हूँ मैं, आपको आजकल ऑफिस का काम घर पे उठा लाते हैं, हम दोनों की तो परवाह ही नहीं है आपको। वो रूठे हुए अंदाज में बोलते सारा मुस्कुराया था। तो क्या करूँ जाने मन, तुम्हें देखे बिना मेरा गुजारा नहीं, इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम दोनों नहीं बल्कि तीनों के साथ गुजार सकूं। इसने मोहब्बत से उर्वा के बड़े हुए वजूद को देखा था, जहां से 2 महीने के बाद इसका दूसरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है, लेकिन मुझे ये लड़की मासूमा बहुत चालाक लगती है। मुझे लग रहा है ये बीच में कोई गड़बड़ कर रही है हमसे छुप कर। इसने इसी काम की तफसील बताते हुए मासूमा के बारे में बताया था। जबकि इसकी बात सुनते के बाद शारिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा था। क्यों भाई मासूमा पे शक क्यों है मुझे, ये नहीं, मुझ पर नहीं है। कल ये भी कह देना कि मैं भी गद्दारी कर रहा हूँ डेवल के साथ। शारिफ तो भड़क ही उठा था। शारिफ आराम से वो बात कर रहा है ना। यारम को इसका इस तरह से बीच में बोलना पसंद नहीं आया था। ये मासूमा पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। जिस दिन से वो यहाँ पर आई है ऐसी ही बकवास किए जा रहा है। आखिर मसला क्या है इससे, मुझे समझ में नहीं आता। हर बात में कहीं ना कहीं इसने मासूमा का जिक्र करना जरूरी होता है। शारिफ गुस्से से हिजर की तरफ देखते हुए बोला था। देखो शारिफ, बेकार में मेरे साथ बहस मत करो। वो भी इस लड़की के लिए। हिजर को अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। बस बहुत हो गया, क्या पागलों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हो तुम लोग, आराम से बैठ जाओ। यारम के गुस्से से कहने पर दोनों ही बैठ गए थे। आज के बाद किसी तीसरे की वजह से मैं तुम दोनों को लड़ते हुए ना देखूं। आज के बाद अगर किसी तीसरे की वजह से मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे लिए क्या हो। और वो लैला कहाँ है, छोड़ तो नहीं गई हमें। देवर ने कहा था। क्यों, तुम इसे मिस कर रहे हो, इजने शरारता अंदाज कहा था। नहीं, अगर छोड़कर चली गई है तो दूसरी हैकर ढूंढने में वक्त लगेगा, हासी एनर्जी वेस्ट होगी, और ऊपर से पार्टी भी तो करनी होगी ना बला टलने की खुशी में। यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला, जबकि इसके बात मुकम्मल होने के बाद हिजर और शराफ का कहका बेसाख था कि बाहर से टिक टिक की आवाज आना शुरू हो चुकी थी, और ये आवाज लैला की हाई हील्स की थी, यानी कि हमारे नसीब में पार्टी नहीं लिखी। खैर, मजाक का वक्त खत्म हो चुका है, जाओ अपने काम पर लग जाओ। यारम ने फोन निकालते हुए कहा था और रुका नंबर डायल करने लगा। विक्रम दादा की हाथ तवाज़ुन में कोई कमी न रही। इसने जाते हुए शराफ और हिजर से कहा था।